नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांकर जी, रोज के आपके चार मेहमान स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। आज सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने अभी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत मुलाकात करने के बाद, और पूरा खाका उन्होंने खींच दिया पश्चिम बंगाल का चुनाव अब कैसा रहने वाला है, बीजेपी की पिच क्या होगी, और बहुत बड़े दावे उन्होंने किए हैं। बंगाल में चुनाव 100 दिन के बाद है, लेकिन उससे पहले अभी से जबरदस्त सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं गृहमंत्री अमित शाह, मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। उन्होंने 3 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल में जाकर अपनी पार्टी के एजेंडे को रखा सामने। आज दूसरा दिन है उनके इस दौरे का। अमित शाह ने कोलकाता में चुनावी तैयारियों पर मंथन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। और ममता बनर्जी आज बांकुरा में, ये भी मैं आपको बता दूं, जहां वो एसआईआर के खिलाफ एक रैली करने जा रही हैं। लेकिन अमित शाह ने आज कोलकाता से ऐलान कर दिया कि 2/3 बहुमत से वो सत्ता में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा उन्होंने किया है। 2/3 मेजॉरिटी से हम इस बार बंगाल में सत्ता में आएंगे, ये उन्होंने डंके की चोट पर कहा। और पत्रकारों ने इसको घुमा फिरा के कई तरीके से टटोलने की कोशिश की कि भाई आप तो ग्राउंड पे कमजोर थे, पिछली बार आप बूथ की लड़ाई नहीं लड़ पाए थे, क्या आपके पास अब संगठन है? तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए, ये आपको लगता है हम 0 से या 3 थे पहले, शायद उससे 77 आए, 3 से 77 आए, तो हमारे पास संगठन ना होता तो ये नहीं होता। हम 18 सीटें भी जीते लोकसभा में, तो ये भी ऐसे मुमकिन नहीं था अगर हमारे पास संगठन ना होता। और बहुत सारी बातें उन्होंने की। एक सवाल उनसे हुआ कि ममता बनर्जी पॉपुलर हैं कि अनपॉपुलर हैं, आपकी पार्टी उनकी सरकार के काम, जो उनके कामों से निराशा है, उसको आप कैसे बताएंगे? तो उन्होंने कहा ये काम हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो जनता देख चुकी है, 15 साल से वो निराश ही है। ये बात भी उन्होंने कही। अच्छा, और बहुत सारी बातें घुसपैठियों को लेकर के उन्होंने कही। इंपॉर्टेंट बात कही कि देश भर में हम जहाँ घुसपैठियों को पकड़ते हैं, उसका कार्ड, जो भी कागज़ मिलता है वो पश्चिम बंगाल का बना हुआ हमको मिलता है। मतुआ समाज, जिसकी तादाद लाखों में है, अगर करोड़ों में नहीं तो, उसमें उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी शरणार्थी आया हुआ है, हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश से, वो हमारा नागरिक है, उसको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक एक करके आपको ज़रा कुछ बयान सुनाता हूं, और उसके साथ साथ ममता जी का उसी विषय पर बयान हमारे पास है आज। तो पहले आप देखिए गृहमंत्री का दावा, बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस, जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग 0 पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया, और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज उन्होंने इस दावे के साथ यह भी साफ कर दिया कि बंगाल में 15 साल की एंटी इनकम्पेंसी बहुत सारे विषय होंगे। जैसे उन्होंने कहा कि बंगाल में केवल भाईपो का विकास हुआ, भाईपो मतलब भतीजा अभिषेक बनर्जी का विकास हुआ, ये उन्होंने कहा। भ्रष्टाचार के इल्जाम वो लगाते हैं, क्राइम का उन्होंने बताया कि बहुत बुरा हाल है। लेकिन घुसपैठिए का मुद्दा इस बार बंगाल के इलेक्शन में छाए रहेगा। उन्होंने साफ साफ कहा गृहमंत्री ने कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को संरक्षण देती है, और जहां से भी घुसपैठिए पकड़े जाते हैं पूरे भारत में, उनके पास से पश्चिम बंगाल के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है
इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। अब इस पर ममता जी का जवाब है हमारे पास, मैं आपको सुनाऊं। लेकिन देखिए, अब कोई कहेगा कि भाई 200 का टारगेट तो दिया था 2000 इससे पुराने 2021 के इलेक्शन में भी कहा था बीजेपी ने कि 200 सीट आएगी। अच्छा, अमित जी कहते थे 200 सीट आएगी, लेकिन नहीं आई। अब इस बार जो वो दावा कर रहे हैं कि 2/3 बहुमत से हम जो है आएंगे सत्ता में, तो इस बार क्या वजह है इतना कॉन्फिडेंट बीजेपी को होने की? त्रिपाठी जी देखिए, एक तो ये कि अमित शाह की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको सुननी चाहिए। बड़े विस्तार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का क्या आधार है, कितनी मजबूती है, संगठन कहां तक पहुंचा है, वो सब बताया है। लेकिन वो लड़ किस पे रहे हैं वो आपको अमित शाह के इस बहुत तीखी प्रतिक्रिया से आसानी से समझ में आता है जब बात घुसपैठिए की आती है। पश्चिम बंगाल में इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं पहले भी कहता रहा हूं और फिर से दोहरा रहा हूं, जितने तरह के तरीके होते हैं सरकार चलाने के लिए, सरकार बचाने के लिए, वो सब ममता बनर्जी अपना रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्टिन्यूटी में 2015 से और अभी 2025 हो गया, 10 वर्षों का कोई एक दिन नहीं है जब अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को लेकर कोई न कोई योजना अमल में न लाई। घुसपैठिया सिर्फ इतना भर नहीं है कि किसको पकड़ के और किसको निकाल देंगे। पश्चिम बंगाल में गांव से लेकर शहर तक पूरा का पूरा जो बांग्ला संस्कृति का समाज है वो अवैध घुसपैठियों से त्रस्त है। जितने तरह की घटनाएं हैं, अपराध की घटनाएं, सिंडिकेट की घटनाएं, जितने जराइम पेशा लोग हैं, वो सब उनसे जुड़े हुए मिलते हैं और उस सब को भारतीय जनता पार्टी चिन्हित करती दिखती है। जहां तक ग्राउंड पर है, अभी भी ग्राउंड पर वो मुश्किल है। मैं अमित शाह कह भले रहे हैं, लेकिन अभी भी जमीन पर लड़ना थोड़ा टफ है। लेकिन एक बात तो हुई है, अब भारतीय जनता पार्टी के पास लोग इतने मजबूत हैं कि वो खुलेआम किसी जगह रैली, किसी बैठक, किसी धरना प्रदर्शन, उसमें वो पीछे नहीं हटते। और मुझे लगता है कि ये वो रास्ता दिखा रहा है जो 3 से 77 और 77 से जिस आधार पर वो 2/3 की बात कर रहे हैं, हालांकि वो बहुत मुश्किल है। 2/3 छोड़ दीजिए, 50-50 की लड़ाई भी इस वक्त है बंगाल में या नहीं? नहीं, लड़ाई तो लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह। समीर जी क्या उसको एक लाइन बस कहूं, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए ना कि अगर जरा सा भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट कर पाए होते, जरा सा भी, तो आज भारतीय जनता पार्टी और ममता जी एक ही बराबर। अब समीर जी मैं एक बार ये, क्योंकि घुसपैठी की बात अब करीब चली पड़ी है, तो मैं ममता जी का स्टेटमेंट भी दिखा दूं। देखिए, इस बार प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी है, बहुत शार्प पॉलिटिशियन है। ये उनको मालूम है कि ये घुसपैठिए वाला मुद्दा जो है इस बार लोगों को परेशान कर रहा है बंगाल में भी, क्योंकि SIR हुआ, उसमें इतने नाम जो है आ गए और वो घुसपैठिए भागते दिखाई दिए बॉर्डर पर, सबने देखा। ये ममता बनर्जी इसको बांग्लादेशी से बांग्ला पर ला रही हैं, वो इसको भाषाई मुद्दा बना रही हैं। उन्होंने कहा कि आपको प्रॉब्लम घुसपैठिए से नहीं है, बंगाली बोलने वाले से प्रॉब्लम है। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলছে বাংলাদেশি। আরে এক সময় তো ইন্ডিয়া 1947-এ তো দেশ ভাগ হয়, তখন তো 3টে দেশই একসাথে ছিল। কেউ চলে গেছে পাকিস্তানে, কেউ চলে গেছে বাংলাদেশে, কেউ চলে এসেছে ইন্ডিয়া। তারপরে 1971 সাল আপনাদের মনে আছে, ইন্দিরা জি আর মুজিবের চুক্তি অনুযায়ী যারা 71-এর মার্চ পর্যন্ত এসছে তারাও আজকে ইন্ডিয়ান নাগরিক। 2024-এ যারা এলো তাদের আপনি যদি নাগরিক বলতে পারেন, তাহলে সারা জীবন দেশের জন্য যারা রক্ত দিল, ফাঁসির মঞ্চে গেল, জেলে গেল, মৃত্যুবরণ করলো, কি বাবুরা একটু ভাববেন নাকি? तो आपने देखा, उन्होंने बांग्लादेशी के मुद्दे को बंगाली का मुद्दा बना दिया। समीर जी देखिए, अमित शाह जी ने जो भाषण दिया, और चुनाव आयोग तो खैर चुनाव की तारीख की घोषणा करने वाले हैं। मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे, 7 मई तक की ये सरकार है। लेकिन आज चुनाव का बिगुल अमित शाह जी ने अपनी पत्रकार वार्ता के माध्यम से फूंक दिया है और ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2021 की भारतीय जनता पार्टी मत समझना। इस 5 साल के अंदर ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता है वो रसातल में गई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन इतना मजबूत कर लिया है कि जो 92,000 बूथ है बंगाल के अंदर, इस बार 78,000 थे, इस बार 14,000 और बढ़ गए, तो लगभग 92,000 के बूथ है। उस सारे बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। यह पहली बार है बंगाल में कि भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर एक होगा और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन संघ
और मुझे लगता है कि ऐसी आपकी भी जानकारी है कि बिल्कुल संगठन अब जमीन बिल्कुल पर सुनील मजबूत है बंसल ने इनका। जब लगातार संगठन का काम किया, संघ ने जब इस स्तर पर काम किया, तो सबसे पहले यह काम किया कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि हो। और आज 94,000 जो बूथ है बंगाल के अंदर, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ वहां पर इंचार्ज बन गया है। यह भारतीय जनता पार्टी का संगठन बता रहा है। और अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि बंगाल का चुनाव, जो अमित शाह की पत्रकार वार्ता है उससे निकल कर आ रहा है कि यह चुनाव घुसपैठी है और भ्रष्टाचार, दो मुद्दों पर लड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार जो ममता बनर्जी के सरकार में मतलब घर घर पहुंच गया, हर आदमी भ्रष्टाचार से परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, घुसपैठिए घुस रहे हैं। और जिस तरीके से आप उनके दावे से सहमत हैं कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से, और आप देखिए 2024 का अगर रिजल्ट देखेंगे तो सिर्फ 40 लाख वोट का फर्क है। लगभग 2 करोड़ 34 लाख 2 करोड़ 34 लाख भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था, 276 के करीब ममता बनर्जी को मिला था। तो 40 लाख वोट ममता बनर्जी को ज्यादा है, 8% का वोट ज्यादा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है संगठन पर, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरा करेंगे और संगठन और संघ मिलकर, मोहन भागवत जी भी वहां पर थे, अमित शाह जी आज संघ कार्यालय भी गए। तो मुझे लग रहा है कि जो 40 लाख का गैप है उसे पूरी करेंगे और 77 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी, कहां का ये लोकसभा चुनाव का वो 40 लाख का वो कवर भी करेगी। 77 सीटों से इस बार पूर्ण बहुमत का दावा तो बहुत बड़ा किया, 2/3 बहुमत से। अच्छी बात है, दावा करना ही चाहिए। बड़ी मतलब कोई भी पार्टी का नेता दावा करता है, इसमें कोई मुझे ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन अमित शाह जी ने 2/3 का वादा किया है। पिछली बार जो वादा किया था उसकी 1/3 सीटें आई थी। 200 सीट का वादा मतलब वो किया था कि भाई 200 सीट से कम नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिम बंगाल में आई 77, मतलब 1/3 ऑलमोस्ट। अब 2/3 का वादा किया। और अमित शाह जी रणनीति वाले माने जाते हैं, चुनावों पर बड़ा ध्यान देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा की। हालांकि वो 2024 भूल गए कि 2024 में कितना रिजल्ट रहा था भारतीय जनता पार्टी का 2019 के मुकाबले। वो यही तो बता रहे हैं, गैप 40 लाख वोट का। नहीं, 2019 से 2024 पे कहाँ नीचे तो आए थे, नीचे आ गए थे। और दूसरा अभी जो मुद्दा क्या चल रहा है, घुसपैठिया तो बड़ा मुद्दा है ही, जाहिर है। डेमोग्राफी चेंज हुई है, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है पश्चिम बंगाल की। लेकिन एनडीए सरकार ने कितना काम किया, मैं देख रहा था कल रात को कि यूपीए और एनडीए सरकार में फेंसिंग पे कितना काम हुआ। तो 80% काम हुआ यूपीए गवर्नमेंट के दौरान पश्चिम बंगाल में, और गैप फिक्सिंग का काम हुआ मोदी सरकार के दौरान। मतलब जो गैप्स बचे हुए थे उसका 70% 60% काम मोदी सरकार इस पे भी उन्होंने बोला कि जमीन नहीं दे रही फेंस लगाने के लिए। मैं कह रहा हूँ जो काम हुआ मैं बता रहा हूँ, उनका तो तर्क ठीक है, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, संगठन मजबूत हुआ है, ये भी है, संघ काम कर रहा है। लेकिन अभी आपने देखा कि जब एसआईआर हो रही थी तो बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस के लोग उनको वोटर नहीं बनाने दे रहे, घुसने नहीं दे रहे बहुत सारे इलाकों की। ये शिकायत बीजेपी के लीडर्स ने की है। तो एक तो इससे भी ताकत का अंदाजा लग सकता है कि अभी तो आपको घुसने नहीं दे रहे, तो वहाँ कितनी लड़ाई है। और कल संतोष जी ने कहा था कि ये इंडिया नेशनल सिविलाइजेशन का लड़ाई है। हाँ, कल हम लोग बीएल संतोष जी ने कहा था सिविलाइजेशनल बैटल है। लेकिन बंगाल में सिविलाइजेशनल बैटल 2 लेवल पर है, एक बंगाल की सिविलाइजेशन और एक इंडिया की सिविलाइजेशन। तो बंगाल की सिविलाइजेशन वहां पर भारी पड़ती है। सब नेशनलिज्म जो ममता जी मैंने कहा ना, वो बंगाली पे ले आई उसको, बंगाली भाषा पे ले आई। तो वो सब नेशनलिज्म जो है ना, वो वहां का एक स्ट्रांग फैक्टर है। कितना उस पर कमेंट करते हैं, 2 बातें कही, लेकिन बीजेपी मजबूत हुई है। ममता जी के पास 2 प्लस कार्ड्स हैं, एक सब नेशनलिज्म का बंगाली का कार्ड है, और दूसरा उनके पास ग्राउंड पर आज भी स्ट्रेंथ बीजेपी से ज्यादा है। ऐसा आपको ज्यादा है आज, ये भी आप मानते हैं? ठीक है, इन दोनों पर हम बात करेंगे सर, क्योंकि एक ममता जी पर सबसे बड़ा आरोप तुष्टीकरण का है कि ममता जी मुसलमानों को खुश करने के लिए कुछ करती रहती हैं। वैसे ममता बनर्जी जी एक मंदिर भी बना रही है, मैं आपको बता देता हूँ। ये और बहुत बड़ा मंदिर ये बन रहा है। ये मंदिर जो है इसका विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर दुर्गा आंगन, विश्व ये दुर्गा आंगन बनाया जा रहा है। 17 एकड़ से ज्यादा जमीन पे ये बनेगा। 1008 स्तंभ होंगे, 108 देवी देवताओं की मूर्तियां लगेंगी। गर्भगृह की ऊंचाई 54 मीटर होगी। 54 मीटर बहुत होता है, गर्भगृह की ऊंचाई 54 मीटर होगी। और इसमें इसके निर्माण में 262 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ममता जी ने पहले आप अमित शाह जी का आरोप सुन लीजिए उनके ऊपर। जब ये मंदिर का एक सवाल पूछ लिया पत्रकार ने कि वो तो मंदिर बना रही हैं, आप कहते हैं वो मुसलमानों को खुश करने के लिए काम करती हैं। तो अमित जी ने कहा कि देखिए वो घाव पे मरहम लगाना चाह रही हैं, लेकिन अब घाव बहुत गहरा हो चुका है, इससे नहीं भरेगा। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब
मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय होगा। अच्छा, सिलीगुड़ी में एक महाकाल मंदिर का भी शिलान्यास जो है वो होने वाला है जनवरी के दूसरे हफ्ते में। अब ममता जी ने एक बात कही है, अब इस पर हम लोग खुला डिबेट करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मुझे बताइए, मैं मंदिर भी बनाती हूं, मैं पूजा भी करती हूं, मैं पूजा पाठी महिला भी हूं, ये तो उन्होंने पहले भी कहा था, मैं चंडी पाठ करती हूं रोज, लेकिन जब भी अगर मैं किसी रोजा इफ्तार में चली जाऊं तो लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। तो ये कैसा सेक्युलरिज्म है? और इसको आप तुष्टीकरण क्यों कहते हैं? मैं हर धर्म की बात करती हूं, लेकिन मैं अगर किसी मुसलमान के कार्यक्रम में चली जाऊंगी तो आप कहेंगे कि ये तो तुष्टीकरण कर रही है। সব ধর্মকে ভালোবেসে এমন কোনো ধর্ম আমায় দেখাতে পারবেন না যার প্রোগ্রামে আমি যাই না। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমায় মাথা ঢেকে যেতে হয়, কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসছি, কেন জানেন? কারণ মা দুর্গার শিলান্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা যে কেউ, আমরা হিন্দুরা মেয়েরা দেখবেন যখন পুজো হয় মাথায় কাপড় দেয় বউরা, গাটা ঢেকে নেয়, কারণ হচ্ছে এটা ওদের কালচার। সব ধর্মেই কোনো না কোনো কালচার আছে, সেই কালচারটা আমি যদি বলি মানবো না, হয় কখনো? এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসছেন, মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে, জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। अब ये असर चुनावी टेम्पल रन है, जैसा कभी राहुल गांधी पे आरोप लगता था कि चुनाव में उनको अब ये मंदिर और हिंदू याद आ रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने मुसलमानों को अबैंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपको प्रॉब्लम तभी है जब मैं मुसलमान के किसी कार्यक्रम में चली जाऊं। देखिए, मुझे लगता है कि दो तीन बातें हैं। एक, पहली बात कह दूं कि 143 ऐसी सीटें हैं जहां 2019 से 2024 के बीच में 2 लोकसभा चुनाव हुए और 1 विधानसभा चुनाव हुआ। 143 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है या लीड करती आई है। तो ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है 143 ओके। तो ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कह रही है वो हवा में बोल रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर है। दूसरी बात, अभी जो जहां पर 2024 का लोकसभा, इस कहानी कुर्सी में भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2024 में जो लोकसभा थी जिसके अंदर ममता जी का विधानसभा चुनाव आता है, जहां पर वो 56,000 वोटों से जीती थी, वहां पर लोकसभा चुनाव में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच का जो लीड का अंतर है वो मात्र 8,000 का रह गया है। इसका मतलब है कि जहां पर ममता बनर्जी जीती थी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी नैरो डाउन करने में सक्षम हो पाए। असेंबली सीट की बात इनकी अपनी से असेंबली सीट की बात कर रहा हूं। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, 2000 बार ये कहा जाता है कि देखिए 2021 में भी तो क्लेम किया था, बिल्कुल सही बात है। जब दिल्ली में एक बार अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री को हरा दिया तो लगा कि नहीं, हराया जा सकता है, ममता शीला दीक्षित को हराया जा सकता है। पहली बार आम आदमी पार्टी को उतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया था, लेकिन दूसरी बार का मैंडेट आप देखिएगा ये बदला हुआ मैंडेट होगा। तीसरी बात, ममता बनर्जी ये सही कह रही हैं कि वो हिंदुओं के जाए, हिंदुओं के पर्वों में जाए, मुसलमानों के पर्व में जाए, इतराज वहां पर बिल्कुल ही नहीं है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए और मुख्यमंत्री के नाते उनको जाना भी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह आता है कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, जो सीमावर्ती क्षेत्र से हिंदू भाग करके आए और जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी नहीं है। एक अंतिम बात कह दूं, पश्चिम बंगाल के हिंदू बांग्ला संस्कृति को लेकर के बहुत बड़े बड़े बात करते थे जी। उनको आज बांग्लादेश में दिख रहा होगा कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो सब नेशनलिज्म वाली बात मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो शुरुआत में कही गई कि भाई वहां का हिंदू यदि बांग्लादेश की स्थिति देख रहा होगा, तब जो कल बीएल संतोष जो बात कह रहे थे कि ये सिविलाइजेशनल बैटल है, ये उनको तब समझ में आएगा कि हाँ बंगाल क्यों जरूरी है। मैं विजय जी की बात को दूसरे तरीके से कह देता हूं, जो पश्चिम बंगाल का बंगाली है वो हिंदुओं के वोट करेगा,
मैं कह रहा हूं यदि वो हिंदू हो करके वोट नहीं करता है तो उसकी परिणति वही होगी जो कश्मीर अच्छा, के अंदर हिंदुओं की हुई थी। एक अपडेट मैं आपको और दे देता थोड़ा हूं। समय लगेगा, ठीक थोड़ा है, समय लग सकता ओके, है, लेकिन वही स्थिति होगी। चुनाव आयोग से और एसआईआर से जुड़ा एक अपडेट मैं आपको दे दूं। टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग से कल फिर मिलने का समय मांगा है, जिसकी इजाजत मिल गई है, तो मतलब टाइम मिल गया उनको। तृणमूल कांग्रेस अब एक्चुअली एक्टिव इसलिए हो रही है क्योंकि ड्राफ्ट जो आ गया है जिसमें 58 लाख नाम कट गए एसआईआर में, इसके दावे आपत्तियों का दौर 22 जनवरी तक का है। तो इस बीच में आपको जो फॉर्म जितने नाम जुड़वाने हैं वो सब काम इसके अंदर होगा। लेकिन बड़ी खबर यह आई है कि 1 करोड़ लोगों को नोटिस जा चुका है। उनके कागजों को संदिग्ध मानते हुए चुनाव आयोग ने 1 करोड़ ऐसे लोग जिनका फॉर्म भर के वापस आया था लेकिन कागज में कहीं डाउट है, उनको नोटिस गया है। अब इसमें 58 लाख जोड़िए तो यह संख्या 1.5 करोड़ के ऊपर होगी। तो 58 लाख तो पक्का कटा, अब 1 करोड़ जो है उसको नोटिस चला गया। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, दोनों तरफ की चिंताएं अपनी अपनी हैं। एक तो ये कि एसआईआर में जितने नाम कटने थे वो नहीं कटे, तो बीजेपी की चिंता है सिर्फ 58 लाख कटे। अब तृणमूल की चिंता है कि नहीं कटे तो हम इसको कैसे रोक पाएं। 1 करोड़ संदिग्ध हो गए, तो अगर ये 1 करोड़ संदिग्ध और ये 58 लाख ये मिलके और वो कहीं 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास बैठे, तब तो वही आ जाएगा जिसकी बार बार आंकड़े की बात की जा रही है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव घुसपैठिए प्रभावित करते हैं। अब छोड़ दीजिए एसआईआर का आंकड़ा, तृणमूल कांग्रेस तो चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी बीएलओ के जरिए, बीएलए के जरिए, चूंकि राज्य में जब आप कहते हैं तो राज्य के कर्मचारी भी होते हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं। मारपीट भी हुई है, वो एक तस्वीर है पर्यवेक्षक की, बंगाल में मुख्य नहीं वो होगी क्योंकि उनको वो तस्वीर चला दीजिए, उनको ये लग रहा होगा। लेकिन जरा सोचिए, ममता बनर्जी जी ने ही अभी क्या कहा। अभी उन्होंने कहा कि 71 में वो मुजीब के साथ समझौता हुआ था। अरे भाई, वो समझौता तो हुआ था, वो कह रहे हैं कि 2024 तक के लोगों को जब नागरिकता दे रहे हो तो क्यों नहीं दोगे। कमाल है भाई, 2024 तक की नागरिकता सीए के तहत जो प्रताड़ित हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए थोड़ी ना है। नहीं, वो एक कह रहे थे कि 71 में जो आ गया वो तो भारतीय हो गया। हाँ, तो वो तो सब मान रहे हैं, उसको कहां कौन नहीं मान रहा है, उसको तो सरकार भी मान रही है ना। 1971 की जो कट ऑफ डेट है उसको हर कोई मान रहा है। ममता जी ने 24 का जिक्र किया, तो वो तो 24 जाहिर है कि हिंदू आएंगे तो उनको नागरिकता मिलेगी। मुसलमान को क्यों नागरिकता मिलेगी? मुसलमान को नागरिकता लेना है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए, शरण मांगे, वो कहे, उस चैनल से मिलेगी जिसमें अदनान सामी को मिली है, जिसमें दूसरे से 1500 लोगों को मिली। तो मुझे लगता है ममता जी की वो बड़ी चिंता है और इसीलिए उनकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पर दबाव बनाना, कह लीजिए, अपनी बात रखना, जो भी कहिए। खबर है, प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हो गई है। 25 साल के हैं रेहान वाड्रा और इन्होंने अवीवा बेग, इनकी मित्र थी, उनके साथ इनकी सगाई हुई है। खबर आई है कि इन्होंने प्रपोज किया। काफ़ी वर्षों से दोनों एक दूसरे को जानते थे, 7 वर्षों से बताया जा रहा है जानते थे। तो रेहान ने उनको प्रपोज किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों परिवार इसके लिए राजी हैं। तो अब ये मतलब रेहान वाड्रा में दिलचस्पी रहती है लोगों की, और प्रियंका जी के बेटे हैं, कांग्रेस के सांसद, प्रियंका जी सांसद हैं और उनके जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, आप सब जानते हैं कि वो बिजनेसमैन है। हालांकि उनकी पॉलिटिक्स में आने की बहुत इच्छा रहती है, वो कहते भी रहते हैं अक्सर ये बात। लेकिन उनके और 2 बच्चे हैं प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के, ये बड़े हैं रेहान, और एक बेटी है उनकी। और 7 साल से, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये अवीवा को जानते थे, उन डेट कर रहे थे। वाड्रा परिवार ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है, बेग परिवार ने भी मंजूरी दे दी है। और इनके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें, अवीवा जो हैं ये दिल्ली में ही रहती हैं। इनका परिवार जो है वो और प्रियंका गांधी का परिवार वो क्लोज बताया जा रहा है। दोनों परिवारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है रिश्ते को लेकर के। रेहान वाड्रा जो है ये एक वर्चुअल आर्टिस्ट हैं, विजुअल पेंटर हैं, फोटोग्राफर हैं। 10 साल की उम्र से ये जो है फोटोग्राफी वगैरह जो है वो कर रहे हैं। और जो अवीवा हैं उनका भी कुछ इंटरेस्ट जो है ऐसा ही बताया जाता है। रेहान कमर्शियल फोटोग्राफी भी करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करते हैं। और अवीवा के बारे में पता चला है कि ये एक नेशनल फुटबॉलर भी रही हैं, मतलब इंडिया लेवल की फुटबॉलर रही हैं। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ी हुई हैं, फिर इन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मास मीडिया का कोर्स भी किया है। और इनके बारे में भी यही मैं पढ़ रहा हूँ कि ये भी फोटोग्राफर हैं। इसके अलावा इनके कई एग्जीबिशंस वगैरह वो लग चुके हैं। इनका एक फोटो स्टूडियो भी है और एक प्रोडक्शन कंपनी भी है जो ये चलाती हैं, जिसमें दुनिया भर की एजेंसीज और क्लाइंट्स और ब्रांड्स जो हैं उनके लिए वो उनकी एजेंसी काम करती है।
और फॉर्मर नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर। प्रियंका का जो रेहान वाड्रा हैं, ये दून स्कूल से पढ़े हुए हैं। राजीव गांधी भी दून स्कूल में पढ़ते रहे, देहरादून में। उसके बाद राहुल गांधी भी पढ़े दून स्कूल में शायद। राहुल भी पढ़े, दून में पढ़े, बाद में गए। पढ़े, खबर तो बता के पढ़े हैं। और तो फिर ये तीसरी जनरेशन थी जो दून स्कूल से पढ़ी। और फिर उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कोर्स किया है एजुकेशन इन पॉलिटिक्स एट स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो ये दोनों के बारे में जो पब्लिक जानकारियां हैं वो हमने आपको बताया। लेकिन इस खबर में थोड़ी दिलचस्पी रहेगी क्योंकि राजनीतिक परिवार है पूरी तरीके से, और रेहान अक्सर दिख जाते हैं इलेक्शंस में, तो दिख ही जाते हैं अपने माता पिता के साथ कहीं ना कहीं भी, कभी कभी प्रचार में भी साथ में जाते हैं प्रियंका गांधी के ये। और माना जाता है कि राहुल गांधी के बहुत क्लोज हैं, मतलब राहुल गांधी ने जैसे मतलब ऐसे कहते हैं मतलब कि जैसे लिटरली अडॉप्ट किया हुआ है उनको, वो अपना बेटा ही मानते हैं उनको। और तो रेहान कभी राजनीति में आएंगे इसकी पूरी संभावनाएं हैं, इस लिहाज से ये खबर इंटरेस्टिंग है। आप बोलिए। सर नहीं, एक तो ये है कि अच्छा है कि इतना समय हम लोग रेहान की होने वाली पत्नी और रेहान के परिवार पर कर रहे हैं, तो खैर रेहान और विवा को शुभकामनाएं। हालांकि ये इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो आपने मूल सवाल कहा कि क्या अब ये गांधी परिवार के उत्तराधिकारी हैं, जैसे ही आ जाता है तो ये खबर हो जाती है बिल्कुल। और अगर ये उत्तराधिकारी हैं तो फिर इनके बारे में और जानकारी भी लोगों को, जिसको कहें रुचि बढ़ेगी, लोग और निकालेंगे। और राहुल गांधी के प्रिय हैं तो राहुल जी क्या कुछ अपनी बैटन शिफ्ट करेंगे, कुछ मतलब वो रिले रेस अब आगे बढ़ेगी क्या? मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है। जी, वो समीर जी कुछ बोल रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी है। बस ये है कि राहुल गांधी का राजनीतिक ज्ञान लेकर राजनीति में ना आए, वो अपने आप को राजनीति में थोड़ा एक अलग रूप से देखें। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति करते हैं, अगर वो वैसी राजनीति करेंगे तो कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बचेगा नहीं। और जहाँ तक करियर की बात है तो पेंटिंग अच्छी करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी एक समय बहुत अच्छे पेंटर थे। मुरादाबाद में उनका पीतल के बर्तन का व्यवसाय था। वो कहते थे कि पीतल के बर्तन पे बहुत पेंटिंग करते थे। बाद में उन्होंने पेंटिंग छोड़कर वो जमीन के व्यवसाय में उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया। तो परिवार पेंटर रहा है पहले से, पिता के गुण उनमें आए। कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं? नहीं, वो पेंटर थे, मतलब उन्होंने खुद ने कहा था इस बात का। इंडिया टुडे को उन्होंने इंटरव्यू दिया था उनके शादी के समय, तब कहा था कि भाई हमारा पीतल के बर्तन का व्यवसाय रहा है और मैं उसको पेंटिंग करता रहा हूँ। जी, इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में कभी नहीं, फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, इन्होंने कोई बयान भी ऐसे कभी दिए नहीं किसी तरह के। सोशल मीडिया पे भी कोई पॉलिटिकल बयान देते नहीं है। रैली में जरूर माँ के साथ दिखे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में अब सक्रिय हो सकते हैं अगर लोकसभा चुनाव में ये अपनी माँ का प्रचार करते हुए दिखे या चुनाव लड़ते हुए दिखे। प्रचार कर सकते हैं अगले लोकसभा चुनाव में अपनी माँ का या मामा का, या हो सकता है कि चुनाव लड़े पार्टी। प्रचार भी तो आते हैं, प्रचार भी उनका प्रचार अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं भाई, बिल्कुल अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, अगला चुनाव लड़ सकते हैं। अभी 3 मेंबर हैं परिवार के, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो भाई तीनों को जब बर्दाश्त किया तो एक और सही। हाँ, अभी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मेरी तो बोलने की इच्छा नहीं है। मालूम था नहीं होगी नहीं है, क्योंकि एक चीज तो हो गया, आप कम से कम ये विजय जी का एक चैनल हुआ करता था जिसमें विजय जी पहले काम करते थे और जिसमें आप काम करते थे, तो वहाँ पर बड़ा आजकल आपको नैरेटिव है ना, गोदी मीडिया। तब जो है वो इसलिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी से पूछा जाता है कि भाई उनके अनुसार जो है, जो चाहते हैं उस प्रकार से प्रश्न किया जाता है। तब इनके चैनल पर पूछा जाता था कि आपको खाने में क्या पसंद है, आप कपड़े कब पहनते हैं, कब कौन सा आपका वार्डरोब में किस प्रकार के डिजाइनर के कपड़े होते थे। तो आज आपने इस देश में पता नहीं कितने लाखों पेंटर होंगे, बड़े एक से एक खूबसूरत फोटोग्राफी होती होगी, लेकिन भाग्यवान तो रेहान वाड्रा ही होंगे और यही होंगे। सर देखिए, अब आप तंज कर लीजिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। अरे सुनिए तो सही, मेरी पूरी बात भी तो एक लाइन कह लीजिए, बात उनको अच्छा ही लगेगा। मान लीजिए इंदिरा जी ने सोनिया जी को कोई साड़ी दी है तो उसकी चर्चा नहीं करेगा पत्रकार, जो है वो पूछेगा नहीं। मैं इसीलिए मैंने कहा मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं तो इसलिए इस विषय पर। लेकिन अब पूरा कॉस्मोपॉलिटन जो है वो परिवार हो गया है। ये भी एक इसका डायमेंशन दिखेगा। पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, अब सारा एक परिवार जो है ना। और हिंदू ऊपर का जनेऊ तो है ही, राहुल गांधी प्रक्रिया। ब्राह्मण है ही वो, कौन सा ब्राह्मण है अब ये तो ढूंढना पड़ेगा समझे कि नहीं। अब कम से कम आपको अब गोदी मीडिया का तंज आप पर नहीं आएगा। ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि कम से कम आप जिस शालीनता से प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं सुबह शाम, अब कम से कम लोग
ये नहीं कहेंगे चलिए, कि सौरभ शर्मा नहीं नहीं, कभी ये बातें हुई हैं रेहान की पॉलिटिक्स पाने की? नहीं, अभी तो मतलब अब 25 साल के हुए हैं, वैसे वो इंट्रोवर्ट तरीके के लोग माने जाते हैं रेहान को, ऐसा है। उनकी कुछ परेशानियां भी थी, उनकी चर्चा की बात नहीं है। एक तो अभी शुभकामनाओं का वक्त है और अभी रेहान को उत्तराधिकारी बनाने की हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली। मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि प्रियंका जी के उत्तराधिकारी की बात तय हो गई क्या? ठीक बात है। अभी तक तो हम कल तक तो प्रियंका उत्तराधिकारी, जिस दिन प्रियंका जी हो जाएंगी उस दिन मान लेंगे उसके नहीं उसके बाद चर्चा होगी ना। अभी तो उस जनरेशन पर प्रियंका जी को लेकर ही कांग्रेस में उत्तराधिकारी की चर्चा हो रही है कि भाई क्या वो उत्तराधिकारी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, राहुल जी को रिप्लेस करेंगी, वो सारी बातें हैं। रेहान ठीक है, अभी बच्चे लोग हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। और एक जो चर्चा अभी हुई कि भाई इस परिवार में सब कुछ आ गया तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई लोग केवल एक ही तरीके की चीज़ें चाहते हैं, धर्म भी, व्यवहार भी, खाना भी, सब कुछ। तो विविधता भारत की पहचान है, उसमें अच्छी बात है। ठीक है, एक लाइन आप कह दीजिए फिर आगे बढ़े। एक लाइन में कह देता हूँ, पता नहीं विजय जी के ध्यान से कैसे रह गया। अरे भाई मसला ये थोड़ी ना है, मसला तो ये है कि पुत्री को नहीं देना है। जो इटालियन सोसाइटी की हम लोग कल चर्चा कर रहे हैं, तो पुत्री को नहीं देना है ना, तो राहुल से सीधे रेहान पे आ जाएगा। अगर प्रियंका को नहीं देना है, लड़कियों को नहीं देना, लड़की हूं लड़ सकती है नारा है, लेकिन प्रियंका नहीं लड़ सकती। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर कांग्रेस पार्टी के एक नेता से जुड़ी हुई है। बंगाल के कांग्रेस के सीनियर लीडर है और बंगाल बीजेपी के माफ कीजिएगा बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी। ये बड़ी खबर आजकल दिन इनके थोड़े फिरे हुए हैं, क्योंकि बंगाल में नहीं कोई पूछ रहा, चुनाव अपना ये हार गए थे और यहां एलओपी फिर ये बन नहीं पाए। अब इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो रही है और मुलाकात के बाद अधीर रंजन ने पत्रकारों को एक कागज दिखाया और दावा किया कि वो प्रवासी बंगाली मजदूरों पर हमले की बात को लेकर प्रधानमंत्री से मिले थे। एक्चुअली पिछला इलेक्शन ये हार गए और अब अचानक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री से मिलने क्यों गए? पत्रकारों ने जब चौधरी से इस मुलाकात को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मिलने के लिए गया था, मैंने पहले अपॉइंटमेंट मांगा था और अपॉइंटमेंट मिला, उसके बाद प्रधानमंत्री से मेरी बात हुई है। अपना कारण तो खैर इन्होंने बता दिया, लेकिन इसकी राजनीति में, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है तो बहुत चर्चा होगी कि भाई क्या कुछ पकड़ा है इनके और बीजेपी के बीच में। अधीर साहब लोकसभा में वापसी के लिए अधीर हो रहे हैं। अब वो राज्यसभा के माध्यम से आए या चुनाव लड़कर आए, उनके वापस उनको लोकसभा में आने का है। ममता बनर्जी से जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने लड़ाई लड़ी है बंगाल के अंदर, उतना सपोर्ट उन्हें राहुल की तरफ से नहीं मिला, कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला। और इस बात की उनकी शिकायत रही है कि हमेशा मैं ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ता रहा और राहुल गांधी की तरफ से ममता बनर्जी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, जिसके कारण मेरी लड़ाई कमजोर हुई। और वो जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, उन्हें इस बात का भी दुख है कि पार्टी ने बहुत समर्थन नहीं दिया लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी उनके प्रचार के लिए आते, मल्लिकार्जुन खड़गे आते, संगठन सहयोग करता तो शायद वो चुनाव जीत सकते थे, तो पार्टी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। और मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी, हो सकता है उन्हें लग रहा होगा कि बंगाल के अंदर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, ममता बनर्जी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है, तो ममता को रोकने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के जा सकते हैं। और मुझे लगता है इनके बीच में बिल्कुल अगर हुआ तो अच्छी बात बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? एक बयान भी है इनका, स्टेटमेंट सुना दीजिए अधीर रंजन चौधरी का। मैंने मुलाकात करने गए थे इसलिए मुलाकात हुई। मैंने पहले अपॉइंटमेंट मांगे थे और अपॉइंटमेंट के मुताबिक मैं मुलाकात की है। और मुलाकात करने की वजह यह है कि हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूरों सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान की बहुत सारे सूबे हैं जहां उन लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, अमानविक तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहे हैं। और यही नहीं, आप ओडिशा में कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद की एक प्रवासी मजदूर जुएल शेख, उनको पीट पीट कर मौत की घाट उतारे गए हैं। एक्चुअली आप इस बात को थोड़ा सोचिए, ये मुद्दा लेकर के गए, प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मांगा, प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो ये बड़ी बात है इसमें। अब हो सकता है उनको लगा अब तो क्योंकि सांसद भी नहीं है, लेकिन चलिए पूर्व एलओपी हैं, नेता भी नहीं है कांग्रेस के। हाँ कांग्रेस के नेता भी नहीं है बंगाल के अब तो, मतलब हाँ, मतलब तो फिर इनको अपॉइंटमेंट दिया जाना ये बड़ी बात है। बड़ी बात कुछ नहीं है ना इसमें। ये बड़ी बात है कि जब वहीं आ रहे हैं बीजेपी में तो अपॉइंटमेंट कोई तो ऑफिशियल कारण होना चाहिए। और अधीर रंजन पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी वजह से वो हारे। कांग्रेस ने भी उनको हराया ऐसा कहा जा रहा है, ममता बनर्जी ने भी वो लड़ाई लड़ी। तो बीजेपी के साथ यदि वो आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी, और वो बंगाली हैं जिसके बीजेपी को एक ऐसे लीडर की भी तलाश है ना, जरूरी नहीं उनके नेतृत्व में वो जाए, लेकिन वो बहुत मदद कर सकते हैं। ममता बीजेपी बंगाल में सारे इंपोर्टेड नेताओं पे चलेगी क्या? नहीं तो अपने हो तभी तो करेगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगाते। नया घर बनाते हैं, नया घर बनाते हैं तो फिर बाहर से सामान लाते हैं ना। एक स्टेटमेंट इनका याद दिला रहे थे आप। नहीं, मैं भी याद दिला रहा था कि जब अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए
यूसुफ पठान से। यूसुफ पठान से। तो उन्होंने कहा कि बताइए, हमने मुसलमानों के लिए तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, हम इतना उनके पक्ष में बोले, मैं तो कभी ऐसा बोला ही नहीं, हिंदुओं के पक्ष में कभी बात भी नहीं किया, संसद में इनके मुद्दे को उठाता रहा, यहाँ तक कि बांग्लादेशी घुसपैठी है उस मुद्दे पर भी हम इनके साथ खड़े रहे, फिर भी मुसलमानों ने मुसलमानों को वोट दिया, हिंदू होकर के मुझे हरा दिया। ठीक है जी। और एक बात उन्होंने और कही थी, उन्होंने कहा कि किसी ने गांधी परिवार से मेरा हालचाल नहीं लिया। ये दोनों बातें इसको आप गांधी परिवार से मेरा हालचाल लिया, मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरे गांधी परिवार ने मुझसे या पूछा प्रियंका गांधी, किसी ने उनसे बात नहीं की। उसके कुछ दिनों बाद उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपकी क्या भूमिका होने वाली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कुछ मतलब बातचीत हुआ नहीं, कोई फोन आया नहीं। तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। नहीं तो क्या बीजेपी में दरवाजे खुल रहे हैं इनके लिए? नहीं, खुलना ही चाहिए। ऐसा नेता जो लड़ रहा हो ममता से, राजनीतिक तौर पर देखिए, बिना दरवाजा खोले मुलाकात, इससे बढ़िया क्या है? बिना दरवाजा खोले मुलाकात होगी प्रधानमंत्री। दरवाजे खुल गए और मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा, उनकी एंट्री होगी तो बीजेपी के लिए मदद हो सकती है, दोनों के लिए अच्छा है। हाँ। अब अगली उनके लिए भी अच्छा। आंखें भी खुल गई सर। अब अगली खबर त्रिपाठी जी बताएंगे क्या हो रहा है यूपी में। अभी वो ब्राह्मणों की बैठक, बीजेपी के ब्राह्मण एमएलए वाला बैठक जो हुई थी, उसके बाद डांट लगी थी। प्रदेश अध्यक्ष ने बोला तो प्रदेश अध्यक्ष को किसी ने बोला होगा कि संभालो, ये क्या हो रहा है कि बीजेपी के नेता जो हैं ये गुट बना के, वो भी जाति का गुट बना के मिलने लगे हैं। कभी क्षत्रिय विधायक मिलते हैं, कभी ये वाले ब्राह्मण विधायक मिलते हैं। तो उसके बाद तो सबने किनारा कर लिया इस खबर से। जिनके घर में मीटिंग हुई उन्होंने भी कहा नहीं, हमने कोई, ये तो सहभोज था, खाने पे बैठे थे सब, और कोई बात हमने, कोई राजनीतिक चर्चा हमने की ही नहीं। लेकिन माना जा रहा था कि ये एक लॉबी बनाने की, एक दबाव बनाने की, कि ब्राह्मण लॉबी बने एक, और अपने टिकट ना कटें किसी के, क्योंकि अब चुनाव, एक साल में चुनाव है। तो जिन्होंने ये मीटिंग, जिनके घर पे हुई, पीएन पाठक, इन्होंने आज एक पोस्ट किया है, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं है। अब ये सफाई है या डंके की चोट पे कहना है कि हम तो मिले थे, तो मिले थे? चेतावनी नहीं, थोड़ा ठिठक कर फिर से खड़े हो जाना है, इसको यूं समझिए। क्योंकि जब पंकज चौधरी ने वो बयान दिया था तो उसके बाद बड़ी शांति हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर लोगों को पंकज चौधरी जी के कुर्मी समाज में कैसे पंकज चौधरी जी का सम्मान हो रहा है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। और फिर लोग ये भी कहने लगे कि महाराजगंज की जो लोकसभा है वहाँ तो सारे ब्राह्मण पंकज चौधरी को वोट करते हैं। फिर पंकज चौधरी ने भी इस पर स्पष्टीकरण दिया। लेकिन एक बात जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच चिंता की है, ये ब्राह्मण विधायक बैठे थे, लड़ाई लड़ने बैठे थे, या सिर्फ क्या था, जिले जिले में कोई न कोई मसला निकालकर ब्राह्मणों की गोलबंदी हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। और आप मतलब सब जगह जगह लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे हक नहीं बन रहे हैं, हमारे अधिकार नहीं बन रहे हैं, जो नेता है वो ब्राह्मणों की सुन नहीं रहा है। और इससे मुश्किल क्या है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो विधायक सांसद लोग हैं, इनको तो एक बार चिट्ठी जाएगी। लेकिन अगर नीचे कार्यकर्ता, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर ये बात होने लगेगी, तब वो चिंता की बात होगी। ये हमने तो पूरे डिटेल में बात की थी ना, वो कि कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने ओबीसी, तो लगभग 100 के लगभग 100 जो हैं वो सवर्ण विधायक हैं। उसमें जितना मुझे याद आ रहा है तो 40 के करीब थे। अब तो ये भी लोग कह रहे हैं ना, पंकज चौधरी के उस बयान के बाद मतलब बड़ा रोचक किस्सा चल रहा है। तो कोई कह रहे हैं कि अब तो ब्राह्मण ठाकुर दोनों नाराज होके थे, तो दोनों अब एक साथ बैठक करेंगे। तो बैठक करके क्या करेंगे? अखिलेश जी को वोट दे देंगे? नहीं, वोट किसको देंगे ये तो आगे जाता है ना, लेकिन होता क्या है, किसी भी तरह का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो तो ऐसे ही क्रिएट होता है। ठीक। अखिलेश जी की बात चलिए, एक वीडियो दिखा देता हूं आपको। अखिलेश यादव जी वोट नहीं देंगे, जिसे कहते हैं ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। भारतीय जनता पार्टी के पैर पर कुल्हाड़ी जैसा ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश यादव की खबर, अखिलेश यादव मंदिर मार्ग पर चल रहे हैं, वो भी 2027 का विपत्ति काल अखिलेश यादव को नजर आ रहा है कि भाई 27 बहुत आसान चुनाव नहीं होगा, और चुनाव जीतना है तो फिर महादेव को याद करना होगा। तो महादेव के भक्त वो भी अपने आप को बता रहे हैं, इटावा में मंदिर बनाया है, और जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि एमवाय समीकरण मुसलमान और यादवों की पार्टी है, और वो बताना चाहते हैं कि भाई जैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में मंदिर बनाया है, अखिलेश यादव भी ये कहना चाहते हैं कि मैंने भी मंदिर बनाया है। 2027 में इस मंदिर को वो एक अपने हिंदू नेता के रूप में भी बताएंगे कि भाई मैं सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं हूं, मैं हिंदुओं का भी। और वो देख चुके हैं कि सिर्फ हिंदुओं का, और वो पीढ़ी का जो जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल अब सारे वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ गए इस बात को, और खासतौर से बिहार चुनाव का जो परिणाम आया है कि जिस तरीके से वहां एमवाय के सम्मेलन का मानने के बाद भी आरजेडी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई।
अखिलेश यादव को लग रहा है कि सिर्फ अभिनय के दम पर, क्योंकि अब ओवैसी भी धमक के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि भाई मुसलमानों का वोट तो बटेगा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा तो कांग्रेस के पास जाएगा, ओवैसी के पास जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं कुछ हिंदू वोट लेने की कोशिश करूं और अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश करूं। तो मुझे लग रहा है 2027 से पहले एक राजनीतिक कोशिश है अखिलेश यादव की। अच्छा, अब एक बात जरा आप संभल की मैं आपको बता देता हूं। एक इतना मतलब संभल ऐसा संवेदनशील हो चुका है, एक छोटी सी पैमाइश के लिए, जमीन की नपाई के लिए फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है सुरक्षा बलों को। बड़ी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती करनी पड़ी है, ड्रोन से सर्च की जा रही है, सर्च टीमें लगाई हुई हैं वहां पर। है क्या मामला? संभल में एक विवादित मस्जिद के पास एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान की पैमाइश हो रही है। राजस्व की विभाग की टीम 8 बीघा जमीन की नपाई कर रही है। सवाल यह है कि भाई कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मकान, दुकानें बन गए, ऐसा आरोप लोगों ने लगाया, तो पुलिस वहां पर पहुंची है, अपना कर रही है जो भी। तो बड़ी नॉर्मल सी काम है। लेकिन इसके लिए पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च, आरआरएफ, आरपीएफ, पीएसी सब जो है, रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी तैनात कर दी गई है। शिकायत मिली थी कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं, तो जिलाधिकारी ने निर्देश दिया, 29 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम गठित की गई है और वो सब वहां पर काम चल रहा है, लेकिन फ्लैग मार्च के साथ। ये है खबर सर। इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो कितना संवेदनशील इलाका हो गया है। क्या 50 साल पहले ऐसा ही संवेदनशील इलाका था? आज क्यों संवेदनशील इतना इलाका बन गया है? छोटी छोटी बातों पर ये जो मजार और ये जो है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो सामान्य प्रशासनिक विषय ये होना चाहिए था कि मान लेते हैं कोई एंक्रोचमेंट हो गया है, तो सरकार यदि वो नाप जोक करके चाहती है कि भाई जहाँ तक एंक्रोचमेंट हुआ है उसको एंक्रोचमेंट को हटा दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि मस्जिद के मामले पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस वहां पर गई थी, सर्वेक्षण के लिए गई थी, कोर्ट के आदेश पर गई थी, फिर भी उस पर क्या हुआ? उस पर पत्थर फेंके, उसके तरफ बम फोड़े गए थे। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये बहुत संवेदनशील इलाका आज के दिन में हो गया है, मुझे लगता है कि सरकार जो है वो हर प्रिकॉशन अपनाना चाहती है, सतर्कता के साथ। सतर्कता का। एक ऐसी कंट्रोवर्सी साउथ में होगी, कर्नाटक में, और ये थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूं। सिद्धरामैया की सरकार ने बेंगलुरु में फकीर बस्ती नाम की एक जगह पर बुलडोजर चला दिया। यहां सारे मुसलमान बस्ती में बना करके रह रहे थे, अवैध बस्ती थी, एक्चुअली कूड़े का ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड है, वहां पर बस्ती बना करके लोग रहने लगे थे। तो ये सरकारी जमीन थी। पुलिस की मौजूदगी में उनको घरों से निकाला गया और फिर उसके बाद जो बस्तियां बनी थी, क्या बनी होंगी, झुग्गियां बनी होंगी, उस पर सब पर बुलडोजर चला देंगे। अब इस पर क्या पॉलिटिक्स हो रही है? कांग्रेस अपनी ही गठबंधन के बीच फिर घिर गई है। वैसे गठबंधन नहीं कहना चाहिए क्योंकि वहां तो चुनाव लड़ना है एक दूसरे के खिलाफ। केरल में सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इसकी आलोचना की। पी विजयन ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तुलना आरएसएस से की। उन्होंने एक पोस्ट करके लिखा था कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु की एक कॉलोनी में सालों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेदखल करके बुलडोजर राज की नीति अपना ली। ये तो बीजेपी वाले करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ करते हैं। अब विवाद बढ़ा तो लगा लोगों को कि ये तो और अपने लोग थे, हमने बुलडोजर चला दिया। तो फिर केसी वेणुगोपाल दिल्ली में उठे, पहले संगठन महासचिव। उन्होंने ट्विटर पर जाके कहा कि मैंने डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दोनों से बात की और मैंने कहा कि आपको थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। तो पार्टी का महासचिव चीफ मिनिस्टर को कह रहा है कि आप थोड़ा संवेदनशीलता से काम कीजिए भाई, देखा तो करो कहां चला रहे हो जाके बुलडोजर, कहीं भी चला दे रहा, कहीं भी चला देते हैं जाकर के। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग विवाद है। फिर लोगों ने कहा कि एक चीफ मिनिस्टर को पार्टी का नेता हड़का सकता है, ये कांग्रेस में हो सकता है। विजय जी एक लाइन खबर है फिर। मैं कह रहा हूँ कि सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं और शिव कुमार जी को नहीं बनाने देना चाहते, न बनाए, ये तो ना करें, सरकार को तो खतरे में न डालें ना। वेणुगोपाल जी ये कह रहे हैं। अच्छा, मतलब वो आगे ये है कि क्यों भाजपा की तरह से आप करो, जो विजयन साहब ने भी कहा कि भाई आरएसएस के रास्ते। वैसे आजकल सारे कांग्रेस आरएसएस से तुलना कर रहे हैं और लेफ्ट वाले भी आरएसएस। कल भी हो गई, वो दिग्विजय जी ने कर दी, फिर तारिक अनवर साहब ने कर दी, फिर शशि थरूर साहब। नहीं, लेकिन डीके शिव कुमार ने इस पर रिएक्शन भी दिया है। बोल देते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा कि जब सब कोई आपकी शिकायत करने लगे तो आप समझ जाइए कि आप प्रगति के रास्ते पर हैं। ये तो पता नहीं सर। डीके शिव कुमार ने रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा सरकारी जमीन थी इसलिए कार्रवाई की गई है। मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं कि वो केसी वेणुगोपाल के दबाव में नहीं आए, उन्होंने ब्लंट स्टेटमेंट दिया और विजयन को भी कहा कि अपनी राजनीति यहां ना लाइए, जब चुनाव होगा तो वहां निपटेंगे आपसे। तो उससे बहुत बड़ी खबर आई है, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। वो काफी बीमार चल रही थी, वेंटिलेटर पर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया के जाने से बांग्लादेश ने एक ऐसी नेता को खो दिया है जिन्होंने देश के लिए लंबे समय तक काम किया और
राजनीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की। 80 साल की उम्र थी खालिदा जिया की और हॉस्पिटल में ही थी, वेंटिलेटर पर 20 दिनों से थी। 1991, 96, 2001, 2006 इस बार में 2 बार वो प्रधानमंत्री रही हैं और वे पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी भी थी। इनके पति जो थे वो आर्मी चीफ थे, सर जनरल थे ना, जनरल थे वो। तो खालिदा जिया के बेटे जो हैं तारिक रहमान, कि उनको मालूम था कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो आए थे और उन्होंने अभी वोटर कार्ड भी, अब वोटर भी बने हैं वो, अभी बीएनपी के अब कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष हो जाएंगे वो। तो बेसिकली पार्टी बेटे के पास चली गई। सवाल यहाँ ये है कि इसका असर क्या होने वाला है। एक लिहाज से देखें तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सिंपैथी वोट के तौर पर बीएनपी को मिल सकता है। तो ये मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हमें अब तो 2 में से 1 को अगर चुनना हो, एक तरफ बीएनपी, दूसरी तरफ जमात इस्लामी प्लस एनसीपी जो छात्रों की पार्टी है, उनका गठबंधन हो गया क्योंकि, तो इन्हीं 2 के बीच में चुनाव है, बाइपोलर सा इलेक्शन हो गया है ये। फिर एक तरफ बीएनपी है, एक तरफ जमात इस्लामी प्लस एनसीपी। शेख हसीना की पार्टी बैन है, तो इनमें से तो हमारे लिए यही सूट करता है कि ये जीत जाए। तो जमात इस्लामी की तो सरकार कम से कम नहीं आएगी, वो तो बिल्कुल ही कट्टरपंथी हैं, उनकी वजह से ही सारा उत्पात है ये, उनकी वजह से ही बांग्लादेश और पाकिस्तान नज़दीक आ रहे हैं। तो क्या असर होगा खालिदा जिया के जाने का, इसको समझते हैं सर। एक तो सिंपैथी वोट का थोड़ा सा फ़ायदा वहाँ पर हो सकता है। वैसे भी बीएनपी काफ़ी काम कर रही है और तारिक रहमान के आने के बाद से भी लगातार है। भारत के रेफरेंस में देखें तो भारत को फ़ायदा यही होगा कि बीएनपी वहाँ पर चुनाव लड़के कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाए, सरकार बना पाए। लेकिन खालिदा जिया रहती तो, क्योंकि जो पूरी पार्टी है वो उन्हीं के नेतृत्व में इतने लंबे समय तक चलती रही और मुझे पता है कि ये भी परिवार की पार्टी है ना? परिवार की पार्टी है, तो वो तो दूसरी पार्टी भी वहाँ पे परिवार की पार्टी रही, जो शेख हसीना की पार्टी रही एक तरह से। लेकिन इनके लिए लोगों को लग रहा था कि भाई ये लड़ लेंगी तो चुनाव में एक अलग तरीके की मदद मिलेगी। अब उसी वोट को क्या वो सिंपैथी वोट में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, ये है। और तारिक रहमान उसको किस हद तक ले जाते हैं। हालांकि तारिक रहमान ऐसा नहीं है कि वो 17 साल से विदेश में जरूर रह रहे थे, लेकिन है वो पॉलिटिशियन ही। ऐसा नहीं है कि उनका अचानक उनको पैराशूट से लगा गया। वो नहीं आए हैं, वो नेता है। जमात और एनसीपी के खिलाफ कितनी वो लड़ाई लड़कर खड़े हो सकते हैं, ये बड़ा मुद्दा है। एक रिएक्शन सर पाकिस्तान से मिला बांग्लादेश पे, और मैं तो इस आदमी को मैं पहले काफी फॉलो करता था यूट्यूब पर, तो मुझे तो बड़ा ही दुख भी हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि कभी कभी सेंसिबल बात कर लिया करते थे, लेकिन अब तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल किसी इस्लामिस्ट और पाकिस्तानी सेना के टाउट के तौर पर बात कर रहे थे। इनको शायद आपने भी सुना हो, हसन निसार नाम है इनका। ये वहाँ के एक एनालिस्ट हैं, पत्रकार नहीं है, ये कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि भारत जैसे देश के लिए ये तो अच्छा ही हो गया हमारे लिहाज से। उनका ने कहा कि अच्छा ही हो गया कि बांग्लादेश बन गया, अब दोनों तरफ से सैंडविच बना के हम भारत की ऐसी करेंगे। इसमें एक लाइन में जोड़ रहा था, आप सुनाइए उनको। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम जमात और एनसीपी की बात करते हैं ना, तो इसमें पाकिस्तान को भी जोड़ लीजिए। हाँ बिल्कुल, वो तो इस इलेक्शन में जो है वो पूरी ताकत के साथ लगे हुए कि खालिदा पाकिस्तान उनके लिए बैटिंग कर रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं। जरा हसन निसार को सुनिए। मुझे कभी कभी लगता है कि बांग्लादेश का कयाम जो था, पाकिस्तान का 2 लख्त होना जो था, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ताल्लुकात अगर बिल्कुल भाइयों जैसे हो जाएं और पाकिस्तान स्ट्रेंथ करे, इन एवरी सेंस स्ट्रेंथन करे उनको, बांग्लादेश को स्ट्रेंथन करे, आपस में कारोबार, ट्रेडिंग, ये वो, फौजी एतबार से भी, क्योंकि हमारी फौज दुनिया की टॉप चंद आर्मीज में से है। तो कल ले ये पंगा बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो ये सैंडविच ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैं हसन निसार साहब, आप नाम सोच लो कोई अपने लिए फिर। तो नाम तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप ही ने ऐसी बात कह दी है। आपका देश टूट गया, कह रहे हो अच्छा ही हुआ कि हम भारत को, देश हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए, अच्छा हो गया, हम भारत को दोनों तरफ से दबाएंगे। अरे तुम दबा दो, आप ये तो आप तब भी कर सकते थे और कर ही रहे थे जो करना था। वहां पर लगा क्यों रखी थी पूरी फौज जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और भाइयों जैसे रिश्ते हो जाए। जब एक देश में थे तो जानी दुश्मन थे, तो बंगाली मारे, बंगाली मुसलमान मारे, हिंदू भी मारे, और अब कह रहे हैं कि भाइयों जैसे रिश्ते हो जाएं, ये भारत को हम कुछ जो है टाइट कर सकेंगे। समीर जी,
निश्चित रूप से और मुझे लगता है अब खालिदा जिया के निधन के बाद सिंपैथी वोट तो मिलेगा। मुझे लग रहा है कि अब उनके बेटे रहमान के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि वो किस तरीके से पार्टी को एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि कल ही बीएनपी के दूसरे बड़े नेता का बयान आया था कि हमारे पास भी दूसरे लीडर्स है जो देश की बागडोर संभाल सकते हैं। रहमान साहब 17 साल बाद लौटे हैं, 17 साल में बांग्लादेश की राजनीति बहुत बदली है, उन्हें बांग्लादेश को समझने में समय लगेगा। बीएनपी के एक बड़े लीडर ने इस बात का जिक्र करा है, तो क्या बीएनपी के अंदर भी कोई टूटने की संभावना है? क्योंकि अभी खालिदा जिया ने तो नॉमिनेशन भरा था, डेथ के पहले भी फॉर्म चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी थी, हालांकि बागडोर उनके बड़े दूसरे बेटे को भी मिलने वाली थी। 2015 में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। तब ये कहा जा रहा था कि बीएनपी का भविष्य उस बेटे के पास रहने वाला है, वो पार्टी में बहुत सक्रिय थे, क्योंकि ये रहमान साहब एक्चुअली थोड़े ना टेंटेड है। हाँ, और 17 साल बाहर रहे तो पार्टी में उनका उतना बड़ा नेटवर्क नहीं जितना उनका दूसरे बेटे का था, इसका 2015 में डेथ हो गई। तो क्या अब पार्टी उनको वैसे स्वीकार कर पाएगी? एक हसन निसार पर एक कमेंट त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, नाम मोहम्मद बदलवाइए, उन लोगों को तो अपने नाम का खुद ही नहीं पता है। कितने नाम बदल के तो हसन निसार हुए, बेसिक समझिए आप। कितने नाम बदल के वो हसन निसार हुए हैं, ना अपने बाप दादाओं का पता है। आपसे बात याद आ गई, एक बात बोल दो। हसन निसार की फोटो चलाइए जरा स्क्रीन पे, एक मिनट, वो जो बयान था वो चलाइए। एक आपकी इसी बात से मुझे बात याद आ गई, इनकी लगाइए, वो बयान लगाइए। इन्होंने कहा कि मैंने ये बात ये कहते हैं, पाकिस्तान के लोगों से कहते हैं, अरे ये तुम चीमा लगाते हो, ये कुछ और सरनेम लगाते हो, कहां से हो, सब एक ही हो, ये कहते थे ये। फिर इन्होंने एक बार एक बड़ी अजीबोगरीब बात की, बोले कि मैंने और अपने पूरे परिवार ने हमने अपना डीएनए टेस्ट कराया, बहुत पैसा खर्च के डीएनए टेस्ट कराया, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मेरा डीएनए यहां का नहीं है, मेरा डीएनए सेंट्रल एशिया का निकला। नहीं, देखिए, वो तो अभी वो किस देश के राष्ट्रपति आए थे ना, उनका नाम भूल गया, इंडोनेशिया शायद, कहाँ के आए हुए थे, तो उन्होंने कहा ना कि हमने तो डीएनए टेस्ट कराया और हम तो यहीं के हैं, हमारा तो भारतीय है। लेकिन अब तो क्या है ना कि देश के अलग अलग, हमारे भारत में ही अलग अलग लोग, अब वो पहले मुस्लिम थे, अब वो दुबे तिवारी लगाने लगे हैं, राजपूत लगाने लगे, पहले भी लगाते थे, अब तो वो शादी कार्ड पे छपवाने लगे हैं, खबरें बनी। लेकिन मूल बात क्या है, हसन निसार, नाम बदलने की जरूरत नहीं है, नाम मिट जाएगा। इस बार कुछ होगा तो नाम बदलने वाली गुंजाइश नहीं रहेगी, पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा, और उसी दिशा में आप लोग जा रहे हैं। इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, आप खुद उस पर कदम दर कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिसको कहते हैं ना कि वो आगे आगे देखिए होता है क्या, तो सब कुछ सामने ही नजर आ रहा है, अब तो कोई मुश्किल है नहीं। अच्छा, जो दूसरी प्रॉब्लम आसिम मुनीर की खड़ी हुई है वहां पर फील्ड मार्शल की, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही कि गाजा का क्या करें। गाजा का बयाना ले लिया है, पैसा भी ले लिया है। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान इस फोर्स को लीड करना चाह रहा है, ये मैंने आपको बताया था, जॉइन इन इसको लीड करना चाहता है। इजराइल ने इस पर अब आपत्ति करना शुरू कर दिया है। इजराइल का एक बड़ा न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 14, उनकी वेबसाइट पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जिसमें एक विश्लेषक हैं और काफ़ी वहाँ पर उनका नाम है याकोव बर्डुगो। उन्होंने इसमें बहुत चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जैसे हमने टर्की को मना कर दिया कि टर्की की फौज नहीं आएगी यहाँ पर स्टेबलाइजेशन फोर्स में, ऐसे ही हमें पाकिस्तान की फौज के लिए मना कर देना चाहिए, क्योंकि उनको भी खबर मिली कि 3,500 फौजी ये भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने भी वही खतरा बताया, बोले वो आप समझते क्या हो, वो पाकिस्तान का एक तो वो जो इनका फौजी होगा, क्योंकि वो इंसर्जी वगैरह में जाता रहता है, बोले वो ट्रिगर हैप्पी, उसको गोली चलाने की आदत है। पहली बात तो ये। दूसरा, वो दिमागी जो उसका जो जैसा दिमाग बना दिया गया पाकिस्तान के सिपाही का, वो हमास से नहीं लड़ेगा, वो इजराइल के सेना को ही गोली मारेगा। उन्होंने भी यही बात कही, और ये बात पाकिस्तान के भी एक पत्रकार ने पहले कही थी कि ये वहां जाएंगे तो डर ये है कि ये पाकिस्तान की सेना और वहां की इजराइल की सेना के बीच में ना जो है वो जंग शुरू हो जाए। ये बात तो हम लोग कहानी कुर्सी में बहुत बड़ा इजरायली बोलने लगे बात है। मैं पहले भी कह रहा था कि इजराइल उस समय ही आया था कि इजराइल ने पाकिस्तान की वहाँ पर स्टेबलाइजिंग फोर्स में एंट्री से मना किया है। उनका विरोध है कि वो नहीं आए, और उसका कारण भी वही है क्योंकि वो उन पर गोली चला दें, वो इन पे गोली चला दें, क्योंकि वो तो हमास के साथ हमेशा खड़े होते रहे हैं। पाकिस्तान हमास के साथ खड़ा होते रहा है। अब एकाएक अमेरिका के दबाव से आकर के यदि वो वहाँ पर आ भी जाते हैं, पैसे के लिए भी आ जाते हैं, तो उनकी मानसिकता में तो थोड़े ओवरनाइट परिवर्तन थोड़े हो जाएगा। वैसी स्थिति में हमास की लड़ाई कहीं वो न लड़ने लगे इजरायली फोर्सेस के साथ, और इजरायली फोर्सेस जो हैं उनको डिसआर्म करने के लिए उनको बंदूकें नहीं चलानी पड़े, उनको राइफल नहीं चलानी पड़े, ये जिसकी संभावना ज़्यादा है। और इसलिए इजराइल जो है वो नहीं चाहता है
इजराइल के सोर्सेस इस ढंग से बता रहे थे कि खबर चढ़ी हुई थी कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है जिस स्टेबलाइजिंग फोर्स का हिस्सा बन सके। ठीक, अगली खबर पाकिस्तानी फौज से ही जुड़ी हुई है और इसके अब हम बेसिक्स जानते थे, इसकी डिटेल थोड़ी अब और पता चली है कि कैसे ये एक कहते थे ना हम कि दुनिया में हर देश के पास सेना है और पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है। मैं अब जो आपको डेटा दूंगा ये तो बिल्कुल सच बात है कि ऐसा है। अब आप देखिए कैसे मिलकर ये सरकार वहां की और सेना ही मैं तो कहूंगा ये कैसे लूटती है। मुल्क खैरात पे चल रहा है और पाकिस्तान की सेना अरबोपति हो रही है। अब जो खबर हम आपको लगातार बता रहे थे वो खबर पक्की हो गई। पाकिस्तान की सेना ने पीआईए जो पाकिस्तान एयरलाइंस थी उसकी बिडिंग से हाथ खींच लिया था। अब वो जिस बिडर को मिली उसने ये बोला कि मुझे आर्मी चीफ ने फोन करके बोला था कि तुम बिड करो और अब उसी के कंसोर्शियम में पाकिस्तान की सेना शामिल हो गई है। तो पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान एयरलाइंस चलाएगी। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई है। अब आप सुनिए कि पाकिस्तान ये जो एक वीडियो है एआई जनरेटेड वीडियो है, मैं दावा नहीं कर रहा कि इसलिए एआई वीडियो, लेकिन इसमें जो दिख रहा है ना आपको ये सारी फैक्ट्रियां चलाती है पाकिस्तान की सेना। ये डाइपर बनाते हैं, ये खेती करते हैं। सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना की है। पाकिस्तान की सेना का मतलब कैंटोनमेंट वाली जमीन नहीं, जो वो ओन करती है, रियल एस्टेट है। ये फ्लैट बनाते हैं, ये कॉलोनियां बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, ये ब्रेकफास्ट का सीरियल बनाते हैं, ये डीएचए है वो जो इनकी रियल एस्टेट कंपनी है, सीमेंट बनाते हैं, ये खेती करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ये फौज का काम है। आपको मालूम है कितना वर्थ है इनका? ऑफिशियल वर्थ कितना है? $6 बिलियन। $6 बिलियन फौजी फाउंडेशन कहते हैं इसको, ये उसका वर्थ है। लेकिन जो और एस्टिमेट्स हैं जो बताते हैं कि प्राइवेट वेल्थ भी अगर उसमें जोड़ दें तो वह है $20 बिलियन, $20 बिलियन। देशों की जीडीपी होती है इतनी। पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व कितने आपको पता है? $7 बिलियन से कम है। और कर्जा और $20 बिलियन की वर्थ है फौजी फाउंडेशन की। अरे अपने देश के कोई पेट्रोल के खर्चे निकल जाएंगे। तो ये अभी क्या हुआ कि वो यूएई वाले आए थे, यूएई वालों का पैसा नहीं दे पा रहे थे तो इन्होंने कहा हम फौजी फाउंडेशन में एक स्टेक ले लेते हैं $1 बिलियन का। अब इनको अबू धाबी के पैसे लौटाने हैं, सऊदी अरब के, सॉरी, $2 अरब, वो भी सोच रहे हैं कि फौजी फाउंडेशन में स्टेक ले लें। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए, पाकिस्तान की 1/3 हैवी मैन्युफैक्चरिंग फौजी फाउंडेशन करता है। पाकिस्तान में जितने प्राइवेट एसेट हैं, प्राइवेट एसेट मतलब उसका मतलब होता है मेरा घर भी प्राइवेट एसेट है, किसी का वहां पे घर होगा प्राइवेट एसेट है। टोटल प्राइवेट एसेट्स में से 7% फौजी फाउंडेशन के हैं। आप अंदाजा लगाओ यार, ये तो मतलब बेच खाया इन्होंने अपना देश। इसमें एक बयान है, मैं आपको सुनाता हूं जरा, फौज के रुपयों के ऊपर। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों, दिल से 1 अरब रुपए की सलामी देनी पड़ गई है। हुआ कुछ यूं कि यूएई का हुक्मरान MBZ जो है वो पाकिस्तान आया। पहले कहा गया किसी फंक्शन में आया और फिर पता लगा फंक्शन अफसाब के घर में था और अब पता लगा कि उनकी बेटी का फंक्शन था। लेकिन कौम के लिए खुशखबरी ये तब बन गई जब सलामी देने की बजाय MBZ ने $1 अरब सलामी वापस मांग ली। जी हाँ, $1 अरब जो यूएई ने पाकिस्तान के अकाउंट में कई सालों से रखवाए हुए थे, वो आखिरकार उसने कहा जी मुझे वापस करो। पहले हुकूमत ने कहा कि पीआईए बेच देते हैं आपको, उन्होंने कहा नहीं पीआईए नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा आप एयरपोर्ट बेच देते हैं, वो भी उसने खरीदे फौजी ग्रुप के मुख्तलिफ कंपनीज के, और वो $1 बिलियन जो है वो हमारी नो लॉन्गर। अब वो फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के शेयर लेने के लिए तैयार हुआ है। और ये इतनी खुशी की बात है क्योंकि फौजी फाउंडेशन पहले तो नंबर 1 शहीदों के नाम पे है। ठीक है, शहीदों का तो सौदा हो गया, आज यूएई को, अल्लाह को, यूएई को प्यारे हो गए। उसके अलावा ये एनजीओ है, मतलब ना टैक्स देती नहीं है और इस पे कोई बिजली के बिल शिल भी नहीं आते इनको। तो ये इनके यूएई के भी पांचों घी में आ गए। नशई कई सालों से अपनी माँ पाकिस्तान की चीजें बेच रहा था, अब उसको अपनी कंपनी फौजी फाउंडेशन के शेयर भी देने पड़ गए हैं। आप सब सोच रहे होंगे शहदा की कब्रों का सौदा कर दिया। नहीं, फील्ड मार्शल साहब ने सोचा पता नहीं अगले जहान में हुरें मिलनी है कि नहीं मिलनी। दुबई की हुरें हैं, मिल रही हैं, वो तो लो ना। ना इन्होंने टैक्स देना, ना बिजली का बिल भरना, ना कुछ करना। $20 बिलियन की संपत्ति है, 7% का पूरा पाकिस्तान इनका खरीदा हुआ है। ये जी त्रिपाठी जी, देखिए जब तक ऐसा भी होता है, वहाँ की जनता लाहौरी जूते लेके नहीं निकलेगी ना, और जब तक इनके सर पर नहीं मारेगी, ये सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए ये जिस तरह से, हम लोग तो खैर मजाक में कहते थे भाई, एक जुमला चल गया था कि एक सेना के पास पूरा देश है,
लेकिन इस सेना के पास देश नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई दुश्मन देश की सेना हो और उस पर कब्जा करके और कह रही है कि ऐश कर लो। बहुत बढ़िया। जैसे पहले के समय में होता था, अपने देश से दुश्मनी नहीं, अपने देश से दुश्मनी, कि जैसे पहले कब्जा किया तो राजा कहता चलो इतने दिन लड़े हो तुम तो ठीक है, अब तुम कुछ दिन मजे करो, ऐश करो। ये तो उस अंदाज में चल रहे हैं। और अगर अभी पाकिस्तान की अवाम को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी मुल्क के साथ वहां की जो तथाकथित सेना है वो क्या कर रही है, तो फिर सचमुच आप लोगों का अल्लाह भी मालिक नहीं है। इसको आप समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की आवाम को अपनी सेना से जरा हिसाब किताब मांगने का साहस करना। पेट्रोल पंप ये चलाते हैं, एलपीजी की पाइपलाइन ये बिछाते हैं, घरों में गैस, ये पोल्ट्री इंपोर्ट करते हैं, समीर जी ने बताया, सीपेक के ठेके फौजी फाउंडेशन को, रेयर अर्थ की माइनिंग का ठेका जो यूएस ने दिया वो सारे प्रॉफिटेबल काम तो करते ही। इसके अलावा इनके जो जितने सेना के बड़े अधिकारी जो परिवार के साथ विदेश दौरे पे छुट्टियां मनाने जाते हैं, उसका खर्चा ये फौजी फाउंडेशन उठाता है। इनके घर में पूरा इंटीरियर जो होता है, हर साल इंटीरियर होता है, पूरा फर्नीचर चेंज होता है, वो फौजी फाउंडेशन उठाता है। नई नई गाड़ियां इनके लिए जो खरीदी जाती है विदेश की, वो फौजी फाउंडेशन खरीद के देता है। इसके अलावा और क्या करते हैं ये? कुछ इसके अलावा अपना डिफेंस बजट बढ़ाते हैं हर साल अपना डिफेंस बजट बढ़ाते हैं। हाँ, इसके अलावा जो मेडल बनते हैं वो बहुत बनाने पड़ते हैं। क्या बनते हैं? मेडल बहुत बनाने पड़ते हैं। यहां से लेके यहां तक लगाने पड़ते हैं। भारत ने कुछ कामयाबियां हासिल की, मैं आपको बता दूं। भारत का जो हमारा जो रॉकेट एक सिस्टम है पिनाका, वो एक नई उड़ान पर पहुंच गया है। 120 किलोमीटर रेंज की पिनाका रॉकेट सिस्टम, गाइडेड रॉकेट सिस्टम है वो। और उसमें खासियत ये है कि वो अलग अलग एक ही उसमें से, मुझे तो टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम है, लेकिन जो रॉकेट बैरल्स होती हैं उसमें से लॉइटरिंग टेक्नोलॉजी, हाँ, तो उसमें वो अलग अलग रेंज की रॉकेट्स निकल सकते हैं। एक साथ फायर जब होते हैं वो अलग अलग रेंज के आप फायर कर सकते हो, तो वो हमें कामयाबी मिली है। दूसरा, 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद सौदे को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी। जिन हथियारों को खरीदने की मंजूरी मिली है बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है। आत्मघाती ड्रोन है, उसमें लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसको कहते हैं, अस्त्रा MK2 मिसाइल सिस्टम है ये, पिनाका रॉकेट के लिए एम्यूनिशन, साथ ही वायुसेना के लिए स्पाइस 1000 बॉम्ब, इसको मिल गई है मंजूरी। और नेवी के लिए भी कुछ उसमें आयुध है। इसके अलावा DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब जो टेस्ट है वो कर लिया गया। वो तस्वीरें हैं तो जरा वो भी आप स्क्रीन पर चला दीजिए सर। मतलब ये लग रहा है कि जो अब बैटल रेडीनेस है या वॉर रेडीनेस है, वो भारत लगातार उसको तैयार कर रहा है। और वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है। कोई ये नहीं कि अब ये लड़ाई करनी है तो चलिए 4 हथियार ये खरीद लिए, मिसाइल्स खरीद ली, कुछ ऐसा नहीं है। दोनों स्तर पर हमारी सेना जो है, फौज जो है, बड़ा काम कर रही है। एक ये इंडिजिनस लेवल पर अपने जो हथियार हैं, अपने जो परीक्षण हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उस पर काम कर रही है। दूसरी तरफ जो ज़रूरी है, क्योंकि आपको यदि याद हो कि UPA सरकार के वक्त में, मतलब जब बोफोर्स की डील हुई, और तस्वीरें भी होंगी, बोफोर्स की डील हुई और उसके बाद राजीव गांधी सरकार गई, तो डिफेंस डील को लेकर सरकारों में एक हड़कंप सा हो गया कि हम डिफेंस डील नहीं करेंगे, डिफेंस डील करेंगे तो घोटाला होगा तो सरकार जाएगी। तो पूरी UPA सरकार में इवन जो एंटनी साहब जो थे, हाँ, डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने तो इस चक्कर में कोई फैसला ही नहीं किया डिफेंस डील का। तो ये सरकार आने के बाद डिफेंस डील्स पर भी काम हो रहा है और इंडिजिनस जो काम होना चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों लेवल पर काम हो रहा है। और ये एक लॉन्ग टर्म मजबूती का जो काम है उस पर, इसका नतीजा भी बता देता हूं मैं आपको। ये जो हमारे देश में बहुत से लोग देश के आलोचक हो जाते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि आपको लगता है अगर देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा तो कैसे दुनिया भर के जो रैंकिंग्स हैं उसमें क्या भारत का नंबर आ रहा है। जैसे CEO वर्ल्ड की मैगजीन है और उसमें दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की एक लिस्ट निकाली है, इसमें भारत का नंबर 4 है। मतलब उसकी हमारा पावर स्कोर है 94.76। इसमें अमेरिका नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पर है, तीसरे पर भारत है, तीसरे पर रूस है, चौथे पर भारत है, 5वें पर ब्रिटेन, 6ठे पर जापान, 7वें पर साउथ कोरिया। और इंटरेस्टिंग बात है इस लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 21वां है, मतलब टॉप 20 में भी वो नहीं आता। हालांकि तुलना बेमानी नहीं करनी चाहिए। 145 देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग भी सामने आई है, इसमें भारत का स्कोर नंबर चौथा है, पाकिस्तान 12वें पर है। अब आप सोचिए आसिम मुनीर की फौज जो है वो भारतीय फौज को जो है नाक को चने चबा देंगे और पता नहीं कौन कौन से मुहावरे कहते हैं। फौजी फाउंडेशन में भारत से मुकाबले में पाकिस्तान आगे है ना बहुत। जी हाँ, फौजी फाउंडेशन हमसे जो है वो बहुत आगे है। तो ये जो है कुछ रैंकिंग्स आई थी और वो मॉर्निंग कंसल्ट की जो रैंकिंग आती है उसमें सारे नेताओं की वो आती है,
क्या बोलते हैं सर उसको, अप्रूवल रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग उसमें नरेंद्र मोदी लगातार टॉप पर है, ये 70% के नीचे ही नहीं जाते। और इसमें नंबर 2 पर जो है वो आ गई हैं अब जापान की प्रधानमंत्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और उनका एक बयान भी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा मैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी पॉपुलर लीडर है और भारत का चुना हुआ नेता है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की बरसी के ऊपर की। मुझे ऐसे लग रहा है ये इंडिकेशन है कि भाई साहब ये सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है, ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है और बार बार एक ही बात कर रहा होता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं होंगे। तो और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनको भी ये अच्छा लगता है ये सियासत करनी और ये सारी चीज़ें। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनका जो एक जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है और उनकी जो सियासत की एक झलक है जिसमें वो एक बड़े हार्ड लाइनर, हार्ड हिटिंग और ये सारा कुछ जो वो करते हैं खास। एक कमेंट ले लूं सर मैं, सर ये मैं सुनता हूं पाकिस्तानी लोग जो है इनको ठीक है मोदी दुश्मन दिखता है, लेकिन ये इस बात को भी क्लेम करते हैं कि वो अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर रहा है जो कर रहा है और देश का चुना हुआ नेता है, क्योंकि इनके यहाँ तो चुने हुए आते नहीं। ऐसे तो आपको हजारों बयान आपको पाकिस्तान के लोगों से मिल जाएंगे जिसमें नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कि हमारे देश में यदि नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो गया होता तो पाकिस्तान की कायाकल्प हो गई होती, पाकिस्तान बदल चुका होता। तो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी यहाँ नहीं है, विदेशों में भी है और ये धमक जो है वो आपको दिखाई देता है। आप कहीं भी दुनिया में चले जाइए आपको नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हुए लोग आपको इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम में भी मिल जाएंगे, पॉपुलर नैरेटिव में भी मिल जाएंगे। और पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो कई ऐसे हम लोग वीडियो देखते हैं जिसमें वहाँ की आम जनता जो है बाजार में, सड़कों पर भारत का जो है जो डेवलपमेंट है भारत का उसके बारे में वो प्रशंसा करते रहते हैं कि देखिए भारत कितना डेवलप कर गया। सर सॉरी रोक रहा हूं आपको, सर सॉरी रोक रहा हूं आपको, मुझे पता है ब्रेक का समय हो गया। एक वो पाकिस्तान रेस्टोरेंट वाला एक वीडियो आपकी बात से याद आ गया तो दिखा रहा हूं मैं। बहुत बड़ी खबर चल रही है, 2 दिनों से ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां पूरा सैलाब आया हुआ है सड़कों पर, जेंजी भी उतरी हुई है, तेहरान की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। खबर नारों में है, नारों में खबर है, ये आप जरा सुनते रहिएगा। अब ये निर्णायक सा लग रहा है, एक मोड़ है जो ईरान के इतिहास में आया है, एक यलगार हो गई है ईरान की इस्लामी ताकत के, इस्लामी सत्ता के खिलाफ। वहां पर शिया धर्मगुरुओं की सत्ता है, आयतुल्लाह जो हैं वो सर्वोच्च इस्लामी नेता हैं उनके, वो वहां शासन करते हैं और एक बड़ा कट्टर इस्लामी शासन वहां चलता है। और आप देखिए जरा, जावेद शाह जिंदाबाद, ये शाह थे ईरान के जिनके खिलाफ तख्ता पलट करके ये इस्लामी शासन आया। अब उनके नारे लगने लगे हैं और उनके जो वारिस हैं वो बैठे हुए लंदन में, उन्होंने इस प्रदर्शन की कॉल दी और लाखों लोग सड़क पर आ गए। हालांकि इसकी एक अहम वजह वहां की खराब इकोनॉमी है और जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनेई, आयतुल्लाह अली खमेनेई, उनकी नीतियों के खिलाफ भयंकर गुस्सा लोगों में दिखाई दे रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं, आपको न्यूक्लियर बम बनाना है, दुनिया भर में आपके खिलाफ जो है पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। जो इनकी शायद रियाल होता है इनके यहाँ, तो वो ऑल टाइम लो पर है उनका भी। रविवार को रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले 14 लाख पहुंच गई, 14 लाख इमेजिन की, $1 के मुकाबले 14 लाख रियाल, $1 ये है। अब जबरदस्त महंगाई है, जब इसी के बाद बताने आपको क्या बचाई क्या। तो अब ये इसके खिलाफ लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और कई वीडियोस ऐसे देखे हमने जिनमें पुलिस को दौड़ा रहे हैं ये लोग। ये बहुत बड़ी बात है, पुलिस को दौड़ा रहे हैं। अब थोड़ा सा आप नारे सुन लीजिए फिर हम बात करते हैं। रेजा शाह पहलवी हैं जिनका खानदान यहाँ राज करता था, उनके नारे लग रहे हैं, रेजा शाह जिंदाबाद, रेजा शाह जिंदाबाद। अब सर पहले तो जरा आपसे ये जानना है, जो लोग नहीं थोड़ा समझते हैं, किस किस्म का शासन है ईरान में
और फिर बताइएगा कि, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन देखे हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन वो ऐसा डरावना रूल है ना, वो मतलब रूल बाय फोर्स, रूल बाय गन, उसको खाड़ फेंकना इतना आसान नहीं। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। और अभी तो ऐसे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही हम कहते हैं वहाँ पर, लेकिन कोई चुनी हुई सरकार तो ऐसा है नहीं वहाँ पे। जो आयतुल्ला खुमैनी जो है वो उनका एक ढंग से दबदबा है पूरे सिस्टम पर। और सच पूछिए तो ईरान का जब से रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ से जो तख्ता पलट हुई है और जो पहलवी के जो परिवार वगैरह हैं उनको भागना पड़ा है, उसके बाद से ईरान के अंदर जो है एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं फैनेटिसिज्म जो है, वो काफ़ी बहुत हद तक बढ़ गया है। वहाँ जो शरीयत के अनुसार कानून, हदीस, शरीयत, कुरान के अनुसार शासन व्यवस्था जिसे कहते हैं, महिलाएं बिना हिजाब के नहीं निकल सकती वहाँ। तो अभी का जो अभी जो रिवॉल्यूशन है, अभी जो रिवॉल्यूशन है बेसिकली 2022 से जो रिवॉल्यूशन चल रहा है उसमें वुमेन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वुमेन, फ्रीडम और लाइफ, ये 3 उनके स्लोगन्स रहे हैं, 2022 से चल रहा है, लेकिन इसको दबा दिया गया। लेकिन ये जो भी 12 दिन की लड़ाई हुई ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल, इसमें तो ये बात सही है कि देखिए लड़ाई होती तो कोई भी पब्लिक अपनी सरकार के साथ ही हो जाती है। तो उस वक्त ऐसा लगा था कि आयतुल्ला के का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब ये हो गया। इसलिए भी बहुत सारे शासक जो है ना युद्ध के प्रिफर करते हैं कि जब, जैसे मुनीर साहब भी, ये जंग चलती रहे तो उनकी वो चलती रहती है व्यवस्था। लेकिन मैं बताऊं आपको ईरान में कितना बड़ा बदलाव है। यदि 60s का ईरान देखें, 60s में तो वो बहुत मॉडर्न ईरान है, बहुत शाह था, बहुत मॉडर्न तेहरान, और वो लड़कियों को, वही स्थिति अफगानिस्तान की भी थी, वही अफगानिस्तान की भी थी। ईरान को लेकर मैं तेहरान में था, बहुत खूबसूरत सा शहर है, संगमरमर का शहर है। यदि पूरा इमारतें देखेंगे तो सब सफ़ेद संगमरमर से पूरा का पूरा शहर नज़र आता है। और वहाँ मैं बहुत सारी महिलाओं से, लड़कियों से मुलाकात की, तो वो उस समय इस क्रांति की तैयारी कर रही थी। और ये जो आज आपको दिखाई दे रहा है, उसमें शाह का नाम भले ही ले लें, लेकिन लड़कियों ने एक बड़ी भूमिका महिलाओं ने वहाँ पर निभाई है। आज़ादी, मतलब आज़ादी, फ्रीडम चाहती है, क्योंकि वो जो हिजाब का, मेहराब का, बाहर नहीं निकलने का, काम नहीं करने का, अपनी मर्जी की शादी नहीं करने देने का, वो सारा जो गुस्सा था वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। और 2020 इसके बाद 22 से तो काफ़ी लंबा चला है। और वो आकर यहाँ पर लड़की को आप देखें ना, 2 साल पहले जो जिसे फांसी दे दी गई थी, आपको जानो वो पिक्चर भी बहुत चली थी, चला था। वो कब उसने शायद मतलब कपड़े उतारे पब्लिक में कि भाई मुझे आज़ादी चाहिए। तो ये खैर आप देखिए, ये प्रदर्शन तो बहुत बड़े हैं, लेकिन तख्ता पलट खैर यूं ही नहीं, तख्ता पलट तो आसान नहीं है। ट्रंप ने लेकिन एक बार फिर ईरान की बात की। मैंने आपको बताया था नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं इस वक्त ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, अमेरिका में है, तस्वीर आ गई। और इनका भी मुद्दा ईरान ही है। इनको लगता है कि ईरान अब लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो बना रहा है, बड़ी तेजी से मिसाइल्स बना रहा है। और ईरान ने यह दावा किया था कि जो ये 12 दिन की लड़ाई हुई अभी, उसमें अमेरिका और इजराइल के सारे एयर डिफेंस की जो मिसाइलें, जो स्टॉक था, वो खत्म हो गया था। और ये बात, इस बात में कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारी मिसाइल्स जो है वो इजराइल में गिरी थी, और क्योंकि छोटी सी तो जगह, काफी नुकसान वहां पर हुआ था। तो ये कैपेसिटी ईरान के पास है कि वो इजराइल के ऊपर इतने मिसाइलें मार दे एक बार में कि कितने रोकेंगे आप उससे। तो ये चाहते हैं कि मैं अमेरिका के साथ मिलकर एक बार फिर, अब पहले इसके न्यूक्लियर एम को हमने खत्म किया, अब मिसाइल टेक्नोलॉजी को हम जो है वो बर्बाद करें। लेकिन ट्रंप ने इस पर जवाब जिस तरीके से दिया वो बड़ा मजेदार है, सुनिए। Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that build up. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel. मैं B-2 बॉम्बर भेजता हूँ, बहुत तेल लगता है, ना करें तो अच्छा है त्रिपाठी जी। लेकिन क्या कुछ फिर होना है वाला ईरान और इजराइल के बीच में? नहीं, देखिए लक्षण तो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब ये भाषा बोली जाने लगती है तो फिर उसकी अगली ये होती है कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। और जब वो ये कह रहे हैं कि वो बना रहा होगा, तो बना रहा होगा नहीं भाई, वो तो लगातार बना रहा है। और अगर उसके नजरिए से देखिए ईरान जो उस देश के हालात हैं
जो जहां वहां पर जिस तरह की स्थितियां हैं वो शर्मसार करने वाली हैं। मानवाधिकार है नहीं, स्त्री अधिकार है नहीं, किसी तरह का कोई देश नहीं है। लेकिन अगर उसके हिसाब से देखें तो अगर चारों तरफ से उसको मारने की कोशिश होगी, अगर अमेरिका उसको इस तरह से धमका रहा होगा, इजराइल धमका रहा होगा, तो उसके पास भी तो अपने डिफेंस के लिए वो एक तरह से कहें कि आत्मरक्षा का अधिकार तो है, तो वो तैयारी तो वो करेगा। अब वो कहते हैं हम मटिया मेट कर देंगे। वो हालात क्यों बने, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो महसा अमीनी ने जो प्रोटेस्ट, जो चिंगारी शुरू की थी तेहरान की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, जब हिजाब के खिलाफ, बिना जिसको कहते हैं ना कि हिजाब वगैरह उतार के वो यूनिवर्सिटी में पूरा घूम गई थी, उसके बाद से वो गायब हुई। वो जो चिंगारी है, मुझे लगता है वो आग लगाए। 3000 मिसाइलें पर मंथ बना रहा है ईरान। 3000 मिसाइलें पर मंथ, वही नेतन्याहू की चिंता है। और इसलिए वो चिंता इजराइल कर रहा है कि भाई अगर और किसी समय वो ये भी करे कि भाई सीधे वॉशिंगटन तक आने तक ताकत बना रहा है ईरान अपने आप की। तो वो तैयार कर रहा है अमेरिका को कि मिलकर हमला करो। इन्होंने कहा था ना कि 8000 मील तक की दूरी की, तो 12,000 कर लेगा तो 11,000 कर लेगा तो न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। सर मैं समीर जी 1 मिनट में आ गया आपके पास, क्योंकि दोनों खबरें जुड़ी हुई, मैं फिर आप ही के पास आता हूं। ट्रंप को एक अवार्ड मिल गया, नेतन्याहू ने अवार्ड दे दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को 2026 में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्राइज देने का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि हम इजराइल में के हर वासी के मन में ट्रंप के प्रति जबरदस्त सम्मान है। और यह अवार्ड उन्होंने खासतौर बात ये बताई कि ये अवार्ड हमने आज तक इजराइल के किसी नॉन इजरायली को नहीं दिया था। आज तक ये अवार्ड किसी नॉन इजरायली को नहीं मिला, हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। ये पहली बार हम किसी नॉन इजरायली को दे रहे हैं, तो ट्रंप को दे रहे हैं। To break a convention to, or create a new one, and that is to award the Israel Prize, which in almost our 80 years we've never awarded it to a non-Israeli, and we're going to award it this year to President Trump. तो ये है कि चलिए ट्रंप को नोबेल नहीं तो कोई तो अवार्ड मिल रहा है। अब एक चूंकि वो मिसाइल की बात चली थी, इजराइल ने एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये काम दुनिया में हर देश करने की कोशिश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं भाई दीदी। आपको बता दूं, मैंने वो टेस्ट की विजुअल्स देखे हैं कि मिसाइल जब आती है या कोई बम आ रहा है, हवाई जहाज आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, तो आपको यहां से रॉकेट चलाना पड़ता है, मिसाइल चलानी पड़ती है। महंगा सौदा होता है वो, लाखों डॉलर की या हजारों डॉलर, लाखों डॉलर की मिसाइलें चलती हैं। इजराइल ने वो टेक्नोलॉजी परफेक्ट कर ली है कि ऐसे किसी भी आसमान से आने वाले खतरे को हम लेजर से गिरा दें। तो पहले इनके पास आयरन डोम था, ये रॉकेट्स, हमास वाले रॉकेट फेंकते थे, यहाँ से ये छोटी छोटी मिसाइलें चला के मारते थे। लेकिन ईरान के युद्ध में ईरान ने बता दिया कि जब हम एक साथ तुम पर दर्जनों मिसाइलें एक साथ आएंगी तो आप हर किसी को नहीं रोक पाओगे, और बड़ा महंगा पड़ता था इनको। तो इन्होंने ये आयरन बीम का, अब ये आयरन डोम को इन्होंने आयरन बीम बना दिया है और इसको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी टेस्ट फेज में नहीं है, ये डिप्लॉय कर दिए इन्होंने और कामयाबी के साथ। उसका वीडियो है, देखिए कैसे वो लेजर से एक ड्रोन को गिराएगा। 3, 2, 1 Target launched. Target engage. Laser interception in progress. Successfully intercepted. Target successfully intercepted. लेजर चली और वहां से रॉकेट और ड्रोन तबाह। सर पूरी दुनिया अभी इस हथियारों की और नई नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में लगी हुई है। अभी चाइना का कल हम देख रहे थे, उसके पहले रूस ने जारी किया था कि किस तरीके से वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी कि वो परमाणु लेकर साथ जा सकती है। दुनिया के लिए कोई बहुत अच्छी और सुखद स्थिति नहीं है कि सारी दुनिया अगर नए नए हथियार को बता रहे हैं। ये बात अपने पास आएगी निश्चित रूप से। भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है डिफेंस सेक्टर में, हो सकता है अगले साल भारत भी इस बात की घोषणा करे कि हमने सेल्फ मेड ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना ली है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन जिस तरीके से दुनिया के अंदर विकास के नाम पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है, मुझे लगता है एक बेहतर और सुंदर भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन इजराइल जिस तरीके से लड़ रहा है चारों तरफ से, इजराइल के लिए जरूरी है, दुनिया में सभी देशों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही एक ताकत दुनिया में अगर आदमी बनाने के पीछे होड़ में पड़ेगा अभी तो दुनिया जाकर कहां रुकेगी। अभी दो खबरें तो आगे बड़ी खतरनाक आपको बताता हूं, चीन और ताइवान का चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही। अरे पहले रूस यूक्रेन की बात कर लेते हैं। अब ये जंग आसार बन रहे थे कि रुक जाएगी। अब एक ऐसी घटना हो गई है जिसके बाद पुतिन की तरफ से कह दिया गया है कि अब हम नए सिरे से विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। हुआ यह है कि यूक्रेन ने एक ड्रोन अटैक किया, और ये ड्रोन अटैक तब हुआ जब ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग चल रही थी वहां अमेरिका में, वॉशिंगटन, मायामी में। रूस ने यह दावा किया, और यह बड़ा दावा है, कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन फायर किए
हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे ड्रोन्स को मार गिराया और यह हमला जो हुआ इस बार उनका कहना है कि पुतिन के घर को निशाना बना के किया गया। यह बड़ी बात है कि इन्होंने पुतिन के घर पर ड्रोन भेजे मारने के लिए, सारे ड्रोन गिरा दिए गए। इस पर ऑफिशियली रिएक्ट करते हुए ज़ेलेंस्की ने इनकार किया है कि ये सारी मनगढ़ंत बातें, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये केवल वो एक भूमिका तैयार कर रहा है कि हम पर और तेज हमला करे, अब हमारी सरकारी बिल्डिंग्स को निशाना बनाएगा या हो सकता है प्रेसिडेंशियल पैलेस को निशाना बनाएगा। लेकिन इसको अब बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है रूस ने और उन्होंने कहा है अभी जो पीस प्रोसेस वगैरह सब चल रहा है, अब हम देखते हैं कि हम इसमें कितना एंगेज करेंगे। उन्होंने इसको एक आतंकवादी हमला करार दिया है पुतिन के घर पर अटैक करने को लेकर। और इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे यह बात फोन करके पुतिन ने बताई कि मेरे घर पर हमला कराया उस आदमी ने जिससे तुम अभी मिल रहे हो। सुनिए। President Putin told me about it early in the morning. He said he was attacked. It's no good. It's no good. Don't forget, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that because we're talking about, it's a delicate period of time. This is not the right time. It's one thing to be offensive because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that. इस पर बात करते हैं। लेकिन जब ये ज़ेलेंस्की से मिल रहे थे वहां उन्होंने एक अजीबोगरीब बात और कह दी ट्रंप ने, और उसमें आपको मैं वीडियो चलाऊंगा ना, उसमें ज़ेलेंस्की का मुंह देखिएगा, केवल उसमें देखने लायक चीज वही है। ट्रंप ने कहा कि रूस तो चाहता है कि वो मदद करे यूक्रेन की, पुतिन तो बहुत अच्छा सोचते हैं यूक्रेन के बारे में, वो बहुत हेल्प करेंगे इनकी बाद में रीबिल्डिंग में। आप देखिए वो चाहते हैं ये सक्सीड करे, यूक्रेन तरक्की करे, ये पुतिन चाहते हैं, ये ट्रंप ने बोला। और जब वो बोल रहे थे तो ज़ेलेंस्की का मतलब ये वो क्या कहे, अब अमेरिका के राष्ट्रपति के बगल में खड़ा है तो कुछ बोल सकता नहीं, लेकिन चेहरे के भाव ने सब बता दिया। फुल स्क्रीन चला दीजिए ये पूरा बयान। President Putin, Russia wants to see Ukraine succeed. Once it sounds a little strange, but I was explaining to the president, President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. तो ये ट्रम्प जो ना कह दे वो, अच्छा वो विजुअल भी एक है ना हमारे पास जिस जो बर्बाद हो गया है पूरा यूक्रेन, अगर वो विजुअल है तो वो चला दीजिएगा। खौफनाक विजुअल है, अरे मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है यूक्रेन के शहरों में। ये देखिए, ये है हालत। नहीं वो एक और तस्वीर थी, अगर वो मिल जाएगी तो ये तो ड्रोन अटैक की विजुअल है जो हुए यूक्रेन की बिल्डिंग्स के ऊपर। एक तस्वीर है सर, जैसे खंड जैसे सीरिया था ना, सीरिया बना दिया है कई शहरों को। गाजा की जो आप तस्वीरें देखते थे वही लगभग लुहांस्क और डोनेट्स्क में हो गया है। बर्बाद, जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वे सारे खत्म हैं। और वाकई जो, हालांकि पुतिन ने क्लेम किया और ज़ेलेंस्की ने इसको, लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लिया है रशियन एस्टेब्लिशमेंट ने कि पुतिन के आवास को निशाना बनाया है जानबूझ करके, ताकि रसिया को, और पुतिन ने अमेरिकन राष्ट्रपति से क्यों बात की? उनकी शिकायत यह है कि आपने उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल दिया, टॉमहॉक मिसाइल आपने दिया है, उसका शायद प्रयोग किया गया है जो वहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस तक जो है वो पुतिन के आधिकारिक निवास तक पहुंचा है। कि ये जंग जो है रुकने के करीब पहुंच गई है। नहीं, क्या इस एक घटना ने सब बिगाड़ दिया है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि एक घटना ने बिगाड़ दिया है, लेकिन इसका एक नतीजा जरूर निकलेगा कि यूक्रेन की पिटाई दुगनी जरूर बढ़ जाएगी। पुतिन जाते जाते निगोशिएशन से पहले इतना पीटेंगे, बहुत तेज कर देंगे हमले जरूर। सर समय कम है, जल्दी से अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। चीन ने शांति तो होने जा रही है और आज ही के दिन 1922 में सभी रूस, बेलारूस और यूक्रेन सब मिलके यूएसएसआर में, ये भी चीन ताइवान के फ्रंट पर एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। यहां पर चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर करके उस पर वॉर एक्सरसाइज उसके घर के पास शुरू कर दिए, पूरे ताइवान को घेर करके। और किया क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब के हथियार बेचने को मंजूरी दे दी थी। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम। चीन ने बौखला करके जस्टिस मिशन 2025 नाम से ताइवान को चारों ओर से बड़े पैमाने पर घेरकर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। चीन की सेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये देखिए, और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये वीडियो जारी किया ऑफिशियली चाइना ने कि ये इनके मिलिट्री इंस्टॉल अड्डे हैं ताइवान के, हम सब जानते हैं कहां पर क्या है। ये वीडियो जारी किया है चीन की सेना ने, और इनकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों इसमें हिस्सा लेगी। ताइवान के उत्तर में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, पूर्व में
ताइवान स्ट्रेट में, सब जगह पर ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और इसके जवाब में ताइवान ने भी अपने जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं वो उसने शुरू कर दिए हैं। और एक खबर मैं आपको बताऊं, अमेरिका में एक स्टडी हुई कि जैसे हर देश वॉर सिमुलेशन करता है, हम भी करते होंगे कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध होगा, हम क्या करेंगे, वो क्या करेगा, उसके पास क्या हथियार है, हमारे पास क्या, हमारा क्या नुकसान होगा, उसका क्या। तो ये ताइवान के केस में अगर चीन और अमेरिका भिड़ गए तो उसका एक वॉर सिमुलेशन अमेरिका में हुआ। उसका नतीजा जानते हैं आप क्या है? अमेरिका हारेगा, ये तो है ही है। 900 जहाज चंद दिनों के अंदर चीन बर्बाद कर देगा अमेरिका के। दैट इज 30% ऑफ ऑल ऑपरेशनल एयरफोर्स ऑफ यूएस। ये चंद दिनों में चीन बर्बाद कर देगा। ये अमेरिका में हुआ वॉर सिमुलेशन एक्सरसाइज बता रहा है सर। ये बार बार चीन जो है धमकी भी दे रहा है और एक तरह से वार्न कर रहा है कि ये गलती मत कीजिए कि ताइवान को लेकर, और ताइवान को लेकर जैसे इमोशनल और सेंसिटिव है चाइना। और ये तस्वीर आप देखिए कहाँ, अभी जितने युद्ध की तस्वीरें हैं उससे ज़्यादा भयावह खतरनाक है कि उसने पूरी तरह से घेर लिया कि यदि आपने कुछ भी ट्रिगर किया तो ट्रिगर पॉइंट पर क्या होगा। और अमेरिका, इसीलिए अमेरिका भी चाइना को लेकर अलग अलग बात करते रहते हैं और उनको भी समझ में आता है कि चाइना से लड़ना इतना आसान काम। लेकिन सर ये भूमिका बनती जा रही है लगातार, बन रही है, दुर्घटना की बनती जा रही है, क्योंकि चीन अब वहां पर पहुंच गया, उसके करीब पहुंच गया और उसको समझ में आता है कि यही एक ऐसा वक्त है कि अब इसको किया जाना चाहिए। ये होगा ही, बस कब होगा ये देखना बाकी है। चीन ताइवान पर हमला करेगा और उसे कब्जे में लेगा, ये चीन की एक बड़ी मतलब इच्छा और चाहता है कि ताइवान उसका हिस्सा बने। कितने देर तक ताइवान अभी आजाद रहता, बस ये देखने की बात होगी। और क्या अमेरिका उसको बचा पाएगा, क्या दुनिया ताइवान को बचा पाएगी चीन से, ये देखने वाली भी एक बात। समय से चला गया, लेकिन अगर जापानी प्रधानमंत्री का बयान है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था दुनिया के सारे नेताओं की अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी नंबर 1 है और नंबर 2 पर आ गई हैं जापान की अभी जो बनी है प्रधानमंत्री वो। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो आप उनका बयान सुनिए, उसमें आपको पता चलेगा। 私は外国人との穏やかなお互いに思いやりを持って生きられる付き合い方はどうすればできるんか、一遍ゼロベースで考えるつもりです。毎年毎年、私たちと文化や何もかもがあんまりにも違う人たちをまとめて入れていくということ。この政策は一旦考え直さなあきません。経済的な動機でやってきて難民を主張する人、きちんと इन्होंने भी इमिग्रेशन को बड़ा मुद्दा देश में बना दिया है। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हम विदेशियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ असाइलम मांगते हैं, शरणार्थी बन के आते हैं, लेकिन दरअसल इनका मुद्दा होता है पैसा कमाना यहाँ आकर के। ऐसे सारे लोगों को हम बाहर भेजेंगे, ये हमारे कल्चर का सवाल है। ये इस मुद्दे को बहुत लोकप्रियता मिल रही है और इनको मिल रही है। त्रिपाठी, शॉर्ट कमेंट जापान के अंदर। नहीं, देखिए जापान का संकट कई तरह का है। जापान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ डाउन है, जापान में पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन है। जापान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपना कल्चर कैसे बचाएं, और उसमें इमिग्रेशन वाला मुद्दा निश्चित तौर पर बहुत बड़ा साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, पॉपुलर इशू होता है। बहुत शुक्रिया सर, समय नहीं था। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे।